जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू अवर चैनल ज्ञानेशन क्लासेस। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल ज्ञानेशन क्लासेस पर, जिस पर हम अपनी सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं साइकोलॉजी फॉर 12th क्लास। इसके हमारे हिसाब से हम सेकंड लास्ट चैप्टर पे आए हैं और बुक के अकॉर्डिंग ये 5th चैप्टर है, थेरेप्यूटिक अप्रोचेस, कि किस तरह से थेरेपी की जाती है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की। ये भी एक इंटरेस्टिंग, साइकोलॉजी अपने आप में एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अगर उसे ढंग से पढ़ा जाए तो। हाँ, टर्म्स हमें याद करनी पड़ती हैं या हमें साइकोलॉजिस्ट के नाम याद करने पड़ते हैं, दैट इज़ ए कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर। लेकिन अगर उसको बार बार आप हमारी इन स्लाइड्स को देखेंगे और बुक के साथ साथ रिव्यू करते हुए चलेंगे तो आई एम 100% श्योर कि वो चीज़ें आपको साइड बाय साइड लर्न हो जाएंगी। हमने कोशिश की है कि जो हमारी पीडीएफ बन रही है वो एज इजी एज लैंग्वेज में बन सके। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं थेरेप्यूटिक अप्रोचेस, जिसमें कि हम सबसे पहले कर रहे हैं नेचर ऑफ साइकोथेरेपी। कि जो हम थेरेपी करते हैं, जो थेरेपी तो बहुत सारी होती हैं, जो फिजियोथेरेपी होती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है, ऐसी हमारी होती है साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी मीन्स समथिंग जो कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के साथ ट्रीटमेंट करता है, या ब्रेन के अंदर होने वाली उल्ट पुल्ट एक्टिविटीज को ठीक करता है, या हमारे अनकॉन्शियस माइंड में होने वाली एक्टिविटीज को ठीक करता है। जो भी हम ऑल टुगेदर सभी चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं उन सबको ठीक करने का प्रोसीजर, दैट इज नोन एज साइकोथेरेपी। Psychotherapy is defined as the volunteer relationship between the one seeking treatment, who is known as the client, and the one who treats the client is known as therapist. ये साइकोथेरेपी जो है वो एक वॉलेंटियर रिलेशनशिप है। वॉलेंटियर मीन्स अपनी इच्छा से बना हुआ रिलेशनशिप है उन दो लोगों के बीच में जो एक ट्रीटमेंट चाहता है और एक जो ट्रीटमेंट कर रहा है। जो ट्रीटमेंट चाहता है उसे हम कहते हैं क्लाइंट। क्लाइंट मीन्स पेशेंट। यहाँ पेशेंट वर्ड यूज नहीं किया जाता कभी भी। साइकोथेरेपी के अंदर आप ये ध्यान रखेंगे, आप पेशेंट वर्ड यूज कभी नहीं करते हैं, आप क्लाइंट वर्ड यूज करते हैं। क्लाइंट एंड जो ट्रीट करेगा वो कहलाता है थेरेपिस्ट। गोल्स क्या होते हैं इसके? गोल्स ऑफ साइकोथेरेपी है मॉडिफाइंग चेंजिंग पैटर्न्स। जो भी उसके चेंजिंग पैटर्न्स आ रहे हैं, जो क्लाइंट के अंदर चेंजिंग पैटर्न है, यानी कि वो एग्रेशन की तरफ जा रहा है, या हो सकता है कि वो ज़्यादा अपना टाइम बहुत वेस्ट कर रहा है, या वो डिप्रेशन में जा रहा है, ऐसे जो भी चेंजिंग पैटर्न्स हैं उनको मॉडिफाई करना, यानी कि उनको सही उस पर लाना, सही करके उनको प्रॉपर उसकी लाइफ को प्रॉपर जो है बैलेंस करना। दैट इज दिस इंक्रीजिंग सेल्फ अवेयरनेस। कई बार आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर रहे होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं, आप घबरा रहे हैं किसी चीज़ से, आपको डिप्रेशन की एक और कंडीशन है ये, और इसीलिए एक उसका एक मोटिव ये होता है कि वो किस तरह से उसका सेल्फ अवेयरनेस क्लाइंट का जो है बढ़ा सके। फैसिलिटेटिंग डिसीजन मेकिंग। जो भी डिसीजन मेकिंग है, जो भी उस क्लाइंट का अगर डिसीजन मेकिंग जो कम होता जा रहा है तो उसको इंक्रीज करना। इंप्रूविंग हैबिट्स, उसकी हैबिट्स को इंप्रूव करना। मान लो कोई स्मोकिंग छोड़ना आता है, ड्रिंकिंग छोड़ना आता है, तो उसकी हैबिट्स को इंप्रूव करना, गुड हैबिट्स लाना, बैड हैबिट्स को हटाना। अनलिशिंग द पोटेंशियल्स ऑफ द क्लाइंट टू द फुलेस्ट। क्लाइंट का कुछ ना कुछ पोटेंशियल होता है, छुपी हुई कुछ ताकतें होती हैं, शक्तियां होती हैं उसकी, जो उसको खुद को नहीं पता होता, उनको अनलिश करना। अनलिश मतलब उनको खोल के सामने लाना और उसका यूज करवाना उससे एट द फुलेस्ट। इंप्रूविंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इसके अलावा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनली हस्बैंड वाइफ की जो रिलेशनशिप होती हैं वो ज़्यादा गड़बड़ जाती हैं। आपने देखा है कि तलाक का रेट जो बढ़ता चला जा रहा है, डाइवोर्सिंग जो बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। इसमें भी हमारे यहाँ पर जो है, इसमें क्या किया जाता है, ज़्यादातर नॉर्मली जो है सबसे पहले क्लाइंट ऐसे केस में किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकोथेरेपिस्ट से मिलते हैं, जहाँ वो कोशिश करता है कि उनकी जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, आपस में जो रिलेशनशिप है, उसको वो इम्प्रूव करवा सके। इसके अलावा दोस्तों की रिलेशनशिप हो सकती है, भाई बहनों की हो सकती है, पेरेंट्स की और बच्चों की हो सकती है, टीचर की और स्टूडेंट्स की हो सकती है, कुछ भी ऐसी रिलेशनशिप, इनको इंप्रूव करने का काम करता है। हेल्प द क्लाइंट इन लिविंग ए फुलफिलिंग लाइफ। हर तरह से, चाहे जैसे मर्जी जो मर्जी करे, अल्टीमेट जो उसका गोल होता है, अल्टीमेट जो उसका टारगेट होता है वो होता है कि क्लाइंट जो है वो एक फुलफिल लाइफ जो है वो जी सके, यानी एट द फुलेस्ट ऑफ द लाइफ को अपनी फुलेस्ट एंजॉय कर सके, यानी उसके जितने भी डिप्रेशन, जितने भी उसके सॉरोज वगैरह है वो उनको एलिमिनेट कर सके और उसको कॉन्फिडेंस दे सके कि वो अपनी लाइफ को जो है बहुत अच्छे तरीके से बिता सके। ठीक है, नेक्स्ट इज थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप क्या है? थेरेपिस्ट और क्लाइंट के बीच का एक रिलेशनशिप है। The therapeutic relationship is defined as the special relationship between the client and the therapist, and this is not a long-lasting professional relationship. ये लंबे समय तक चलने वाली रिलेशनशिप नहीं है। जब तक वो ट्रीटमेंट चल रहा है, जब तक क्लाइंट उसके पास आ रहा है, वो ट्रीटमेंट चल रहा है। ट्रीटमेंट हफ्ते 2 हफ्ते का हो सकता है, साल 2 साल का, 3 साल तक हो सकता है। इवन कई बार ऐसा होता है कि वो सालों के बाद भी कभी कभी पैटर्न में बुलाते हैं, जैसे एकदम क्लाइंट को बंद नहीं करते आना,
मान लो उसकी कोई प्रॉब्लम थी बहुत मेजर, वो अंडर कॉन्फिडेंट था या बहुत बड़े डिप्रेशन में था या उसके अंदर कोई बहुत बड़ा ऐसा ट्रॉमा चल रहा था उसकी लाइफ में, जो वो सब खत्म हो जाता है तो भी अक्सर जो थेरेपिस्ट होते हैं वो एक छोटा मोटा रिलेशनशिप रखते हैं। पहले उसको 3 महीने में एक बार बुलाते हैं, फिर 6 महीने में एक बार, फिर साल में एक बार, धीरे धीरे वो उससे अपना रिलेशनशिप खत्म कर देते हैं अल्टीमेटली। तो ये लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप नहीं है, बट ये एक स्पेशल रिलेशनशिप है बिटवीन क्लाइंट एंड द थेरेपिस्ट। और उस समय क्लाइंट और थेरेपिस्ट का जो रिलेशनशिप है उसको लगता है कि मेरा करता धरता सब कुछ जो है क्लाइंट को लगता है ये मेरा थेरेपिस्ट है, क्योंकि थेरेपिस्ट जो पूरा का पूरा अपने आप को उसके, कहते हैं ना कि किसी और के शूज पहन के देखना, टू फील अदर्स शूज। तो हम किसी के और के शूज में पैर रख के फील करते हैं कि वो कैसा फील कर रहा है, यानी कि हम जो क्लाइंट, जो थेरेपिस्ट है वो क्लाइंट की तरफ रह करके उसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करता है कि प्रॉब्लम क्या है और उसे कैसे ठीक करना है। इंस्टीड इट इज वेरी प्रोफेशनल इन नेचर, ये पूरी तरह से प्रोफेशनल इन नेचर होती है। यहां पर कोई ऐसा नहीं होता कि उनके बीच में कुछ पर्सनल रिलेशनशिप होगी, ऐसा नहीं होता है, ऐसा लगता है उनकी बातचीत से बट होता नहीं है ऐसा। टोटली प्रोफेशनल होती है। 2 कंपोनेंट्स ऑफ द थेराप्यूटिक रिलेशनशिप्स आर, 2 कंपोनेंट क्या है। पहला कंपोनेंट सबसे इंपॉर्टेंट इस रिलेशनशिप का कंपोनेंट है कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर ऑफ द रिलेशनशिप। यहां पर ये जो रिलेशनशिप है कॉन्ट्रेक्चुअल है, यानी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उन दोनों के बीच में। क्लाइंट अपनी मर्जी से आया थेरेपिस्ट के पास, वो थेरेपिस्ट को एक पूरा प्रॉमिस करता है कि आप जो कुछ मुझसे पूछोगे मैं सच बताऊंगा, आप मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में भी पूछ सकते हो, आप मेरे इनसाइड जा सकते हो, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो उस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए। साथ ही साथ जो प्रोफेशनल होता है, जो भी थेरेपिस्ट है, उसका भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आप जो भी मुझे मेरे कैबिन में बैठ के बता रहे हो, जो हम दोनों के बीच में हो रहा है वो किसी तीसरे को कभी नहीं पता चलेगा। आप ये मान करके बताओगे कि जो कुछ आपने मुझे बताया वो सिर्फ हम दोनों के बीच में रहेगा, 2 से तीसरे में कभी नहीं जाएगा। तभी वो क्लाइंट जो है वो 100% भरोसा करता है थेरेपिस्ट के ऊपर और उसको अपना सब कुछ बताता है। In which 2 willing individuals, the client and the therapist, enter into a partnership. यहां दोनों के दोनों एक तरह की पार्टनरशिप में आ जाते हैं, that is propelled by aim of resolving the problems of the client. यहां पर क्लाइंट की प्रॉब्लम्स जो है उसको सॉल्व करना जरूरी है, बस यही एक टारगेट होता है। लिमिटेड ड्यूरेशन ऑफ द साइकोथेरेपी, यहां पर लिमिटेड ड्यूरेशन रहती है साइकोथेरेपी की। साइकोथेरेपी को थोड़े ही समय के लिए चलाया जाता है, थोड़े समय के लिए मींस ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, बहुत लंबे टाइम तक चलने वाली नहीं है। कुछ केसेस में 2 to 3 ईयर्स तक चली जाती है, लेकिन वो उसके बाद नहीं रहती है, वो भी ट्रीटमेंट के एंड में आने के टाइम होता है। इसके बाद है नेक्स्ट, और इसमें सीक्रेसी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, स्टेप्स इन फॉर्मुलेशन ऑफ क्लाइंट्स प्रॉब्लम, कि क्लाइंट की प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं। पहला है अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को समझना। सबसे पहले तो साइकोथेरेपिस्ट जो थेरेपिस्ट है उसको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि क्लाइंट की प्रॉब्लम क्या है। द थेरेपिस्ट लिसन्स केयरफुली टू द क्लाइंट्स कंसर्न, वो क्लाइंट के कंसर्न को ध्यान से सुनता है कि क्या है। यूजिंग ओपन एंडेड क्वेश्चंस एंड एक्टिव लिसनिंग, वो ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछता है। शुरू के 2-3 सेशन तो वो सिर्फ उससे क्वेश्चंस वगैरह पूछेगा, उसकी जनरल लाइफ के बारे में, वो क्या करता है, कैसे करता है, उसकी रिलेशनशिप उसके घर में कैसी है, उसके नेबर्स के साथ कैसी है, ऐसी जनरल बातों से उसको ऊपर लाने की कोशिश करता है। और एक्टिव लिसनिंग, और बहुत एक्टिव होकर उसकी छोटी से छोटी बात पे ध्यान देता है और उसकी पूरी रिपोर्टिंग प्रिपेयर करता है। आइडेंटिफाइंग नेगेटिव पैटर्न्स, इन बातचीत के दौरान वो उसके नेगेटिव पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करता है। रिकॉग्नाइजिंग माल एडेप्टिव थॉट्स, यहां पर जो उसकी थॉट्स है माल एडेप्टिव थॉट्स, जो उसने गलत अपना लिए हैं, कौन से विचार, कौन सी सोच उसकी गलत जा रही है, वो इमोशंस कौन से उसके गलत हो रहे हैं, कौन से बिहेवियर्स गलत हो रहे हैं। कई जगहों पे बिहेवियर की स्पेलिंग में यू नहीं डला हुआ, प्लीज इग्नोर इट। तो बिहेवियर जो है, इमोशंस और बिहेवियर जो माल एडेप्टिव बिहेवियर्स हैं, वो उनको जो है पता लगाने की कोशिश करता है। अफेक्टिंग द क्लाइंट्स वेलबींग, जो क्लाइंट के सही होने के लिए, उसके बिल्कुल वेल होने के लिए जो प्रॉब्लम कर रहे हैं, वो माल एडेप्टिव थॉट्स, बिहेवियर्स और इमोशंस का पता लगाता है वो। असेसिंग इंपैक्ट, इवैल्यूएटिंग हाउ द प्रॉब्लम इन्फ्लुएंसेस द क्लाइंट्स डेली लाइफ, इमोशंस एंड रिलेशनशिप। फिर वो एसेस करता है कि वो प्रॉब्लम उसको कितना डिस्टर्ब कर रही है, क्लाइंट को, क्लाइंट की डेली लाइफ को, क्लाइंट के इमोशंस को और उसकी रिलेशनशिप्स को कितना अफेक्ट कर रही है, ये भी वो असेस करता है, ताकि वो इसको बिल्कुल ठीक कर सके 100%। सेटिंग थेरेपी गोल्स, अब वो अपने थेरेपी के गोल्स सेट करता है कि उसको अपनी जो थेरेपी है उसके लास्ट गोल्स क्या लाने हैं, जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। हमारे थेरेपी के गोल्स जो है ये है। इनके अलावा भी कुछ गोल्स होते हैं और एनसीईआरटी में लिखे हुए, आप पढ़ करके समझ जाएंगे, मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले रखे हैं यहाँ पर। तो इसके बाद है कि वो अपने थेरेपी के गोल्स सेट करता है। एस्टैब्लिशिंग रियलिस्टिक अचीवेबल गोल्स टू रिड्यूस डिस्ट्रेस एंड इंप्रूव मेंटल हेल्थ, कि किसी तरह से उसकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव हो सके, और ऐसे गोल्स जो कि अचीव हो सकते हैं और रियलिस्टिक है,
वो अपने टारगेट बनाता है कि ये करना है, ताकि उसकी डिस्ट्रेस को, वो जो उसकी स्ट्रेस है, जो उसकी टेंशन उसको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, उसकी सभी चीजों में, डेली लाइफ में, इमोशंस में, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम कर रही है, उसको वो किस तरह से रिड्यूस कर सके। ये पर्टिकुलर उसका थेरेपी का गोल रहता है। प्लानिंग ट्रीटमेंट, सेलेक्टिंग अ सुटेबल थेरेप्यूटिक अप्रोच एंड एक्सप्लेनिंग द प्रोसेस टू द क्लाइंट। इसके बाद वो एक थेरेप्यूटिक अप्रोच जो वो लेता है, कौन सी अप्रोच जो उसको चाहिए, पर्टिकुलरली क्या अप्रोच उसकी रहेगी, और फिर वो क्लाइंट को भी इस प्रोसेस को एक बार जरूर पूरा समझाता है, या क्लाइंट को जो लाया उसको जरूर समझा देता है कि मैं किस थेरेपी से उस क्लाइंट के ऊपर वर्क करने वाला हूं। तो ये क्लाइंट को एक क्लेरिफिकेशन होता है, ताकि जब वो उसके साथ काम करे तो क्लाइंट को उसके ऊपर 100% भरोसा हो सके। इस भरोसे को जीतने के लिए उसको ये करना पड़ता है कि वो थेरेपी का प्रोसेस जो अपने क्लाइंट को क्लियर करता है, फिर उससे वो जो एक बार उसके असर्टिवनेस लेता है कि हाँ मैं तैयार हूं इसके लिए, तब वो ट्रीटमेंट को शुरू किया जाता है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ थेरेपीज। अलग अलग तरह की थेरेपीज हैं जो हम आगे एक एक करके पढ़ने वाले हैं। देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ थेरेपीज लाइक साइकोडायनेमिक थेरेपी, सबसे पहले यही आएगी और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिहेवियर थेरेपी, cognitive therapy and factors which determine the classification of kinds of therapy are mentioned below। किस पर्टिकुलर फैक्टर्स के ऊपर आपकी थेरेपी जो आप लेने वाले हो वो डिपेंड करती है, वो ये है, व्हाट इज द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। सबसे पहले तो प्रॉब्लम क्या है और उसका कॉज क्या है, उसका कारण क्या है, वो प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हुई है। जैसे मान लो हमने बात की थी कि अगर उसके फीडिंग पीरियड के अंदर, जब हमने बच्चे की बात की थी, जब वो 0 to 3 years 5 years तक बच्चा रहता है, तब तक वो ब्रेस्ट फीडिंग करता है मदर की, तो उस टाइम पर अगर उसको प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं मिला या उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला, तो ये उसके अडल्टहुड के अंदर आकर के या एडोसेंट एज के अंदर आकर के उसकी ये प्रॉब्लम रिफ्लेक्ट होनी शुरू होती है। तो सबसे पहले तो हम कॉज ऑफ द प्रॉब्लम ढूंढते हैं। ये सब चीजें हम उन चैप्टर्स में कर चुके हैं जिनकी आपके पास ऑलरेडी हमारी वीडियोस अवेलेबल है। हाउ डिड द कॉज कम इनटू एग्जिस्टेंस, ये कॉज आया कैसे। जरूरी नहीं है कि हर एक के साथ ऐसा होता है, तो ये कॉज कैसे सामने आ गया, यानी कि जो रीजन था वो क्यों हुआ। जैसे मदर उसको ब्रेस्ट फीड जो प्रॉपर क्यों नहीं किया, न्यूट्रिशन क्यों नहीं दिया, उसका क्या कारण था, वो ढूंढना जरूरी है। व्हाट इज द चीफ मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, अब ट्रीटमेंट का कौन सा मेथड जो बेस्ट रहेगा वो अडॉप्ट करना। व्हाट इज द नेचर ऑफ द थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप, और ये जो उनकी थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप है क्लाइंट की और थेरेपिस्ट की, उसका नेचर क्या होगा, यानी वो नेचर कैसा होगा, फ्रेंडली होगा या थोड़ा वो जो है वो जो थेरेपिस्ट है वो थोड़ा जो है वो जिसको कहते हैं ना कि थोड़ी पावर ज़्यादा रखेगा उससे, यानी कि उसके गार्जियन की तरह बिहेव करेगा उससे, या उससे दोस्त की तरह बिहेव करेगा, ऐसा समथिंग। ये आपको उसका नेचर उसको डिसाइड करना पड़ता है बिटवीन द क्लाइंट एंड द थेरेपिस्ट। व्हाट इज द चीफ बेनिफिट टू द क्लाइंट, और क्या मेन बेनिफिट होने वाला है उससे क्लाइंट को फाइनली क्या बेनिफिट आएगा, वो उसको पहले से अपना एक टारगेट रखना होता है। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इस ट्रीटमेंट की ड्यूरेशन रफली कितने टाइम तक चलेगी ये वाली ट्रीटमेंट। साइकोडायनेमिक थेरेपी, साइकोडायनेमिक थेरेपी इज कंसिडर्ड एज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ थेरेपी, सबसे पुरानी थेरेपी है जो शुरू से चलती है, विच वॉज गिवन बाय डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड, जो कि साइकोलॉजी के सबसे वेल नोन वो साइकियाट्रिस्ट हैं। एंड दिस थेरेपी एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। यहां पर हम जोर देते हैं कि हमारा जो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस है, वो जो प्रॉब्लम है, उसका सोर्स क्या है, वो कहां से आई है। कॉन्सेप्चुलाइज्ड द स्ट्रक्चर ऑफ साइकी, अब ये जो उसका साइकी है, यानी जो उसका ब्रेन जो भी कुछ कर रहा है, जो भी उसके दिमाग में चल रहा है, जो कुछ भी जो भी उसकी कॉग्निटिव थॉट्स, इमोशंस, बिहेवियर है, ये सब का सब, वो जो उसका साइकी है उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसको कॉन्सेप्ट में ढालता है। वो एक रफली एक वो खांचा सा प्रिपेयर करता है कि उसकी प्रॉब्लम का पूरा स्ट्रक्चर क्या है, वो प्रिपेयर करता है। डायनेमिक्स बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द साइकी, और साइकी के अलग अलग कंपोनेंट्स कि हो सकता है उस बच्चे को मदर का जो है वो प्रॉपर फीड नहीं मिला बचपन में, मदर कहीं काम करती थी इसलिए बच्चे पे प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाई, उसकी रिलेशनशिप भी, उसका कोई सिबलिंग नहीं था उसके साथ घर में, तो अकेला ज़्यादा रहा, तो अकेला रहा तो उसको वो अपना टाइम जो है उसने सोशल मीडिया पे ज़्यादा पास ऑन किया। ये सारे फैक्टर्स जो है एक साथ जोड़े जाएंगे कि क्या क्या कंपोनेंट्स हैं जो उसके अंदर, उस प्रॉब्लम के अंदर है, उनकी डायनेमिक्स को समझा जाएगा कि किस फैक्टर ने क्या चीज की और किस फैक्टर की वजह से कौन सी फैक्टर के ऊपर ज्यादा गलत असर पड़ा या सही असर पड़ा। उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना, उनकी डायनेमिक्स को समझना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है थेरेपिस्ट के लिए। व्हाट इज द साइकोडायनेमिक थेरेपी, एक रफ आइडिया से हमें दिया हुआ। साइकोडायनेमिक थेरेपी इज अ थेरेपी दैट फोकसेस ऑन चाइल्डहुड एंड अर्ली लाइफ एक्सपीरियंसेस। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही होता है कि साइकोडायनेमिक थेरेपी में हम पास्ट की बातें ज्यादा करते हैं, हम पास्ट से उसका रिलेशन निकालते हैं, क्योंकि हर प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ
जो उसका कॉज होता है, जो उसका रीजन होता है, उसके पास्ट में कहीं ना कहीं किसी इवेंट से मैच करता है। साइकोडायनेमिक थेरेपी इज द थेरेपी दैट फोकसेस चाइल्डहुड एंड अर्ली लाइफ एक्सपीरियंसेस, जो अर्ली लाइफ में चाइल्डहुड में एक्सपीरियंसेस हुए हैं। इट एज्यूम्स दैट आवर करंट इश्यूज हैव देयर रूट्स इन आवर चाइल्डहुड। इसका मेन जो मोटिव, इसका जो मेन जो इसका बेस है वो ये है कि ऐसा मानते हैं थेरेपिस्ट कि जो भी प्रॉब्लम चल रही है, जो भी इशू चल रहा है, उसका जो मेन जड़ है वो उसके चाइल्डहुड में ही रही है कहीं। फर्स्ट यू विल रिकॉग्नाइज डिफेंस मैकेनिज्म दैट यू लर्न ड्यूरिंग चाइल्डहुड टू कोप विद डिफिकल्ट इमोशंस। सबसे पहले यहां पर वो जो है उसके लिए उन ऐसी कोई प्रॉब्लम्स जो उसके इमोशंस, डिफिकल्ट इमोशंस थे, या उसको उस समय बचपन में जो प्रॉब्लम्स रही, या जो उस प्रॉब्लम्स, उसकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के बाद वो उसका डिफेंस मैकेनिज्म ढूंढते हैं कि जब तेरे को ये प्रॉब्लम आती थी बचपन में, तेरी मदर घर पे नहीं होती थी, सॉरी, जब आपकी मदर घर पे नहीं होती तो क्लाइंट से कहते हैं कि जब वो जॉब पे चली जाती थी तो उस समय आप क्या करते थे, आप वो जो अकेलापन है उसको कैसे दूर करते थे, आप उस लोनलीनेस को कैसे जो है वो कोप अप करते थे। तो ये डिफिकल्ट सिचुएशन में आपने क्या मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म क्या लिया आपने उस स्ट्रेस को लेने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। फिर वो देखते हैं कि ये डिफेंस मैकेनिज्म सही था या गलत था उसका। अ डिफेंस मैकेनिज्म इज समथिंग दैट वी डू टू रिड्यूस एंग्जाइटी। एंग्जाइटी को कम करने के लिए हमारा जो ब्रेन एक मैकेनिज्म तैयार करता है उसे हम डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं, जो हम ऑलरेडी अपनी सीरीज के प्रीवियस चैप्टर में कर चुके हैं। देन यू विल लर्न हाउ टू कम क्लोजर टू द इमोशंस दैट यू आर अवॉइडिंग। फिर उसके बाद जो है हमें उन इमोशंस के पास लेके जाने की कोशिश की जाती है, या उन इमोशंस को आमना सामना करवाया जाता है जिनको एक्चुअल में क्लाइंट अपनी तरफ से कोशिश कर रहा था कि मेरे को इनका सामना ना करना पड़े, अवॉइड कर रहा था उन इमोशंस को। उन इमोशंस को उसके आमना सामना करवाया जाता है एंड रिड्यूस और चेंज योर डिफेंस मैकेनिज्म। आपका वो जो डिफेंस मैकेनिज्म था उसको रिड्यूस करने की कोशिश की जाती है ताकि आप उस प्रॉब्लम से दूर ना भागे, उससे मुंह ना छुपाएं, उसका सामना करें। तो ये इसका साइकोडायनेमिक थेरेपी का जो है वो मेन प्रोसीजर ये होता है। मेथड्स ऑफ एलिसिटिंग नेचर ऑफ द इंट्रासाइक्लिक कॉन्फ्लिक्ट। जो भी इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, इंट्रासाइकिक मीन्स हमारे अपने अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर, हमारे माइंड के अंदर, हमारे अनकॉन्शियस के अंदर, हमारे कॉन्शियस के अंदर लगातार जो कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं, जो हमारे संघर्ष चलते रहते हैं हमारे, उनको एलिसिट करने का, उनका एलिसिटिंग नेचर क्या होगा, एलिसिटिंग मीन्स उनका क्या प्रभावी नेचर क्या है, उनको हटाने का क्या तरीका है। फ्री एसोसिएशन इज यूज्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम ऑफ द क्लाइंट। यहां पे क्लाइंट के साथ फ्री एसोसिएशन क्रिएट किया जाता है। फ्री एसोसिएशन मीन्स पूरी तरह से बिल्कुल जुड़ाव महसूस कराता है। थेरेपिस्ट जो उसको ये एक महसूस कराता है कि मैं पूरी तरह से जुड़ा हुआ हूं एंड यू कैन रिलाई 100% अपॉन मी। तो यहां पर एक फ्री एसोसिएशन होता है क्लाइंट और थेरेपिस्ट के बीच में ऑफ द क्लाइंट अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। Free association is used for understanding the problem of the client, and in this technique the client is asked to lie down। पहले उसको कहा जाता है कि वो आराम से लेट जाए on the couch के ऊपर, and after the therapeutic relationship has been established। और जब क्लाइंट और थेरेपिस्ट के बीच में थेरेपेटिक रिलेशनशिप क्रिएट हो जाती है, वो जो ट्रस्ट वाला एक रिलेशन है वो क्रिएट हो जाता है, देन उसको लेटर द क्लाइंट इज एनकरेज, उसको उकसाया जाता है, या उसको वो कोशिश करता है कि वो बताए, उसको पुश करता है, उसको कॉन्फिडेंस देता है। कई बार उसको कभी वो उसको जानबूझ करके रेनफोर्स करता है, प्रेशर क्रिएट करता है उसके ऊपर कि वो स्पीक वट एवर कम्स इन हिज हर माइंड विदाउट एनी फिल्टर, कि बिना फिल्टर किए जो भी थॉट्स उसके दिमाग में आ रही हैं वो बताए, अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड या बिना प्रॉब्लम के भी, क्योंकि थेरेपिस्ट उसमें से प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ लेगा। दिस टेक्निक एड्स इन अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ क्लाइंट साइकी एंड व्हाट गोज ऑन इनटू द अनकॉन्शियस माइंड ऑफ द क्लाइंट। इस टेक्निक का सबसे बड़ा फायदा यही है कि उसको उसके क्लाइंट की साइकी, क्लाइंट के दिमाग में क्या चल रहा है, उसके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर क्या चल रहा है, ये सब कुछ जो है थेरेपिस्ट को समझ में आ पाता है फ्री एसोसिएशन एंड फ्री टॉकिंग से। जब वो खुला बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर के उस पर 100% रिलाई करके सब कुछ बिना ज़्यादा सोचे समझे, कुछ ज़्यादा मतलब वो 100% रिलाई कर रहा है और खुल करके अपनी बात को कह रहा है, तो वो समझ पाता है कि उसके अनकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, थेरेपिस्ट समझ पाता है। ड्रीम एनालिसिस, ये भी एक टेक्निक है जिसमें कि क्लाइंट को ये कहा जाता है कि वो अपने ड्रीम्स को लिखे आफ्टर वेकिंग अप। अक्सर ही कोशिश की जाती है कि उसको कहा जाता है वो जो भी ड्रीम देखता है उठते ही उनको लिखे, या कभी कभी ऐसा भी किया जाता है कि क्लिनिकल उनको स्लीप में डाल दिया जाता है, क्लिनिकली उनको सोने दिया जाता है, हल्की फुल्की डोज दी जाती है जिससे कि वो सो जाते हैं। जब वो सोएंगे तो कुछ ड्रीम्स देखेंगे, और जब वो उठते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि उन्होंने क्या ड्रीम देखे थे। रफली उनको कहा जाता है, शुरू में उनको थेरेपी के टाइम पर ये इंसिस्ट किया जाता है कि कोशिश करें वो ड्रीम को याद रखें, तो उनका अनकॉन्शियस माइंड ड्रीम्स को याद रखता है, जिसको कि
वो अपने थेरेपिस्ट को बताते हैं, लिखते हैं या बताते हैं, एंड द क्लाइंट्स ड्रीम्स गिव ए क्लियर पिक्चर ऑफ देयर अनकॉन्शियस माइंड। तो इससे एक बड़ी क्लियर पिक्चर मिल जाती है थेरेपिस्ट को कि उसके अनकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, एंड अनरिजॉल्व प्रॉब्लम्स इन देयर लाइफ, और जो उसकी अनरिजॉल्व प्रॉब्लम्स है वो भी खुल करके सामने आ पाती हैं। मॉडलिटी ऑफ द ट्रीटमेंट, कि मॉडलिटी मींस क्या मॉडल है इसका, क्या किस तरह से ये ट्रीटमेंट वर्क करता है। ट्रांसफरेंस, ट्रांसफरेंस जो है यहाँ पर ट्रांसफरेंस एक वर्ड है हमारा, और ट्रांसफरेंस न्यूरोसिस है, एग्जैक्टली ये वर्ड है ट्रांसफरेंस न्यूरोसिस। ट्रांसफरेंस न्यूरोसिस, ट्रांसफरेंस न्यूरोसिस, ये मॉडलिटी ऑफ ट्रीटमेंट में आफ्टर ड्रीम एनालिसिस एंड फ्री एसोसिएशन, दो काम किए थे थेरेपिस्ट ने, फ्री एसोसिएशन किया और ड्रीम एनालिसिस किया। द क्लाइंट स्टार्ट्स आइडेंटिफाइंग द थेरेपिस्ट एज एन अथॉरिटी फिगर ऑफ द पास्ट। अब यहां पर क्लाइंट जो है वो धीरे धीरे आइडेंटिफाई करने लग जाता है, यानी कि मानने लग जाता है कि जो उसका थेरेपिस्ट है, क्योंकि थेरेपिस्ट को काफी कुछ पता चल चुका है, जो उसके आमने सामने धीरे धीरे खोल रहा है, एकदम सारी बातें नहीं बताता वो उसको, तो थेरेपिस्ट को वो अथॉरिटी मान लेता है फिगर ऑफ द पास्ट, कि पास्ट में जो कुछ भी उसके साथ हुआ, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, पॉजिटिव हुआ तो उसके लिए भी वो थेरेपिस्ट को मान लेता है कि यही वो फिगर है। यानी अगर जिसने उसके साथ कुछ गलत किया था वो भी उसी को मान लेता है, या कुछ सही किया था तो भी वो थेरेपिस्ट को रिकॉग्नाइज करता है, क्योंकि थेरेपिस्ट को अब सब कुछ पता चल चुका है। तो थेरेपिस्ट जो है, सब कुछ मींस ऑलमोस्ट सब कुछ पता चल चुका है, तो वो थेरेपिस्ट को वही वाली फिगर मान लेता है। और ये नेगेटिव फिगर भी हो सकती है, पॉजिटिव भी, जैसे यहाँ पे हमने नेगेटिव का एग्जांपल लिया, विच में भी पुनिटिव फादर, कोई ऐसा फादर जो लगातार उसे पनिश करता था, छोटी छोटी बातों के लिए मारा करता था, डांटा करता था, या और ए नेग्लिजेंट मदर, या मैं शुरू से जो एग्जांपल ले रहा हूं, ऐसी मां जिसने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, केयरलेस मदर, जिसने बच्चे को ऐसे ही पलने दिया, दूसरों के भरोसे पले या अपनी मेड्स के जरिए पले। दिस प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन इज टर्म्ड एज ट्रांसफरेंस। जब वो इस तरह से आइडेंटिफाई करता है, क्लाइंट अपने थेरेपिस्ट को कुछ मानने लग जाता है, अपने पास्ट की कोई फिगर मानने लग जाता है, इसे कहते हैं ट्रांसफरेंस। ये जो थेरेपिस्ट है ऐसा जानबूझ के होने देता है, क्योंकि वो चाहता है कि उसको प्रोवोक करे, कि वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस को खुल करके शेयर करे। दिस प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट एज थेरेपिस्ट इज एबल टू अंडरस्टैंड द क्लाइंट्स प्रॉब्लम इन द मोर क्लियर एंड एक्यूरेट मैनर। ऐसा मैंने कहा ना, थेरेपिस्ट होने देता है ऐसा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि थेरेपिस्ट जो समझ सके अपने क्लाइंट की प्रॉब्लम को बिल्कुल सही और एक्यूरेट तरीके से। The therapist becomes a substitute for the person against whom the client has harbored anger। यहां पर जो थेरेपिस्ट है एक सब्स्टिट्यूट बन जाता है। मैंने कहा ना, थेरेपिस्ट अपने आप को ऐसा उसके सामने ऐसा उसको फिगराइज करता है, फिगर बन जाता है उसके सामने, कि वही जो है उसका सब्स्टिट्यूट है, यानी कि जो उसके साथ पास्ट में हुआ, उसका पुनेटिव फादर या उसकी नेग्लिजेंट मदर कौन है, वो थेरेपिस्ट भी वही है, वो थेरेपिस्ट को वही आइडेंटिफाई करने लग जाता है। whom the client has harbored anger, जिसके खिलाफ क्लाइंट के मन में एंगर था, फ्रस्ट्रेशन था, एंड द थेरेपिस्ट एनकरेजेस द क्लाइंट। यहां पर थेरेपिस्ट सब कुछ जानते हुए भी उसको एनकरेज करता है टू एक्सप्रेस दोज फीलिंग्स, को खुल के अपनी फीलिंग्स को मेरे ऊपर डाल दे, कि अपनी फीलिंग्स को बता, मुझे मान ले मैं तेरा पुनेटिव फादर हूं, मान ले कि मैं तेरी नेग्लिजेंट मदर हूं, या मान ले कि मैं तेरा कोई एक्सप्लॉइटिंग फ्रेंड हूं, या मैं तेरा कोई कुछ भी ऐसा हो सकता है। आप बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जानते हैं, पास्ट में ऐसा होता है बच्चों के साथ बहुत कुछ, जो उनके अडल्टहुड तक उनके लिए ट्रॉमा क्रिएट करता है। एंड दिस प्रोसेस इज टर्म्ड ट्रांसफरेंस न्यूरोसिस। इसे हम कहते हैं ट्रांसफरेंस न्यूरोसिस, जब वो पूरी तरह से उसी तरह प्रोजेक्ट हो जाता है। ट्रांसफरेंस इज फर्दर टू टाइप्स, दो तरह का है, पॉजिटिव और नेगेटिव, मैंने आपको पहले ही बताया। पॉजिटिव ट्रांसफरेंस इन विच द क्लाइंट फॉल्स इन लव और आइडलाइजेस द क्लाइंट। यहां पर जो है वो थेरेपिस्ट जो है वो पूरी तरह, क्लाइंट जो है वो लव, उसको प्यार सा हो जाता है, यानी वो उसको पॉजिटिव फिगर समझने लग जाता है अपने थेरेपिस्ट को, और उससे प्यार करने लग जाता है। एंड आइडोलाइज द क्लाइंट, यहाँ क्लाइंट और यहाँ थेरेपिस्ट होना चाहिए, ये थेरेपिस्ट के लिए यूज हो रहा है। द थेरेपिस्ट वो थेरेपिस्ट को अपना आइडियल मानने लग जाता है, ठीक है। एंड नेगेटिव ट्रांसफरेंस इज नेगेटिव तब हुआ है, पीछे हमने एग्जांपल किया था, जहां क्लाइंट जो है हार्बर्स फीलिंग्स ऑफ रिसेंटमेंट टुवर्ड्स द थेरेपिस्ट। यहां पर थेरेपिस्ट को गलत मानता है, अपनी सभी जो पास्ट में चीजें हुई हैं, वो अपनी नेगेटिव चीजों का जो फिगर है उसको अपने पुनेटिव फादर या अपनी नेग्लिजेंट मदर जो है उस थेरेपिस्ट को ही मानने लग जाता है। दो तरह का होता है, मैंने शुरू में बताया था आपको, ट्रांसफरेंस दो तरह का है। ट्रांसफरेंस इज फर्दर मेट विद रेजिस्टेंस एज ट्रांसफरेंस इन्वॉल्व्स द एक्सप्रेशन ऑफ दोज फीलिंग्स which makes the client feel uncomfortable, and hence clients may avoid therapy sessions at times oppose the progress of the therapy। अब यहां पर रेजिस्टेंस क्रिएट होता है,
क्योंकि ट्रांसफरेंस के अंदर जो बातें छुपी हुई थी वो भी सामने आ गई क्लाइंट की। तो क्लाइंट कभी कभी जो अनकंफर्टेबल फील करने लग जाता है। अपनी उन फीलिंग्स का सामना आमना करने से वो अपने पास्ट को, जब नेगेटिव पास्ट को अपने सामने देखता है तो क्लाइंट अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करता है, और बहुत बार ऐसा होता है कि वो अवॉइड करता है थेरेपी सेशंस को और अपोज द प्रोग्रेस ऑफ थेरेपी। जब थेरेपी प्रोग्रेस में जा रही होती है तो वो उसको अपोज करता है, यानी वो थेरेपी के अंदर प्रॉपर पूरी तरह से जिसको कहते हैं ना कोऑपरेट नहीं करता है। यहां थेरेपिस्ट का रोल होता है कि वो किसी भी तरह से क्लाइंट को जो है दोबारा विश्वास में ले और उसको समझाए कि ये प्रोसेस बिल्कुल सही चल रहा है, और क्लाइंट को उसको किसी भी तरह से अपनी उस थेरेपी को पूरा करने के लिए मना ले। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इज इंटरप्रिटेशन। अब जब ये सब हो जाता है तो वो इंटरप्रेट करता है। इंटरप्रेट में आता है कन्फ्रंटेशन एंड क्लैरिफिकेशन आर द टू एनालिटिकल टेक्निक्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रेट करना यानी कि क्या फाइनल रिजल्ट निकला, निष्कर्ष निकालना। इसके दो पार्ट है, कन्फ्रंटेशन एंड क्लैरिफिकेशन। कन्फ्रंटेशन का मतलब आमना सामना करना, जो भी बातें थेरेपिस्ट को पता चली अब वो कन्फ्रंट करता है, उसके सामने रखता है, उसका आमना सामना करता है कि अब इन बातों को वो समझे। In confrontation, the therapist encourages the client to face that aspect of their psyche which is important for them to resolve their problem. यहां पे थेरेपिस्ट जो है वो एनकरेज करता है क्लाइंट को कि वो अपनी साइकी का वो वाला पार्ट, वो वाला हिस्सा उसको आमना सामना करे जो कि उनकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, सही करने के लिए, ठीक करने के लिए, उसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए बहुत जरूरी है। वो उसको आमने सामने करता है, उसको कन्फ्रंट कर देता है उससे। Clarification is the process in which the therapist clears all the ambiguity in the client's mind regarding the past events by highlighting its relevant details. अब यहां पर क्योंकि जो थेरेपिस्ट को तो सब पता चल चुका है, तो यहां पर जब वो कन्फ्रंट करवा देता है उसके बाद वो क्लेरिफाई करता है, उससे भी मांगता है क्लेरिफिकेशन कि उसने ऐसा क्यों किया। अब क्लाइंट तो अपने तरीके से बताएगा क्योंकि उसको प्रॉब्लम का पता नहीं है, लेकिन साइकेट्रिस्ट तो प्रोफेशनल है, उसको तो पता ही है, उसका पास्ट एक्सपीरियंस भी है, उसने पढ़ाई भी करी है 5-7 साल, 10 साल, 15 साल, और ऐसे केसेस वो बहुत सारे देख चुका है। तो वो उसको क्लेरिफाई करता है कि ये जो एम्बिग्यूटी थी, एम्बिग्यूटी का मतलब जो एक गड़बड़ थी उसके, उसमें गड़बड़ झाला था, ये जो झोल था उसके उसमें क्लाइंट के माइंड के अंदर उस पास्ट इवेंट्स को लेकर के, कि उनकी रिलेवेंट डिटेल्स जो है वो उसको समझाता है कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, और अब कैसे अब इसको छोड़ना है, हमें आगे कैसे बढ़ना है। By using interpretation, the therapist makes the client aware of the interpsychic conflict happening in client's mind. यहां वो क्लाइंट को क्लियर करता है कि उसके मन के अंदर कौन से इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, यानी कि उसके दिमाग के अंदर, उसके अनकॉन्शियस माइंड में कौन सी साइकिक प्रॉब्लम्स जो है, कौन से संघर्ष, कौन सी प्रॉब्लम्स जो है वो अराइज हो गई इन सब चीजों की वजह से। वो उस प्रॉब्लम को एग्जैक्टली एक फिगर बना करके उसके सामने रख देता है, उसकी प्रॉब्लम को उसको डिटेल में समझाता है कि ये प्रॉब्लम है। द रिपीटेड प्रोसेस, अब ये प्रोसेस बार बार होता है, कन्फ्रंटेशन, क्लेरिफिकेशन, इंटरप्रिटेशन, इज टर्म्ड एज वर्किंग थ्रू। इसको कहते हैं वर्किंग थ्रू, एंड इनसाइट इज द आउटकम ऑफ द वर्किंग। इसको तो हम कहते हैं वर्किंग थ्रू। और ये जब बहुत बार हो चुका होता है तो एक फाइनल रिजल्ट निकल के सामने आता है, उस फाइनल आउटकम को, उस रिजल्ट को कहते हैं इनसाइट, उसे हम कहते हैं इनसाइट। तो पहले कन्फ्रंटेशन, क्लेरिफिकेशन, इंटरप्रिटेशन कई बार होता है, इस प्रोसेस को कहते हैं वर्किंग थ्रू। वर्किंग थ्रू के बाद में कोई रिजल्ट निकल के आता है, उस रिजल्ट को हम कहते हैं इनसाइट, इन द इज द आउटकम ऑफ वर्किंग थ्रू, which is not a sudden event but a gradual process in which the client understands their problem in clear way, accepts it and gains intellectual and emotional insight. ये प्रोसेस जो है एकदम सडन नहीं होता, एकदम झटके से आप सोचो कि आप बैठे सेशन में, 2-4 सेशन में फट 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 आप इस पे पहुंच गए, कन्फ्रंटेशन, क्लेरिफिकेशन और सब कुछ हो गया, वर्किंग हो गया, और उसके बाद आउटकम भी निकल आई, आपकी इंसाइट हो गई। ऐसा एकदम नहीं होता, ये प्रोसेस लंबा है, जहां पे ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे एक एक प्रॉब्लम निकलती है, और फिर वो टोटल जो है एक शेप लेती है, और एग्जैक्टली उस प्रॉब्लम का रीजन समझ में आता है, प्रॉब्लम एग्जैक्ट समझ में आती है, और उसका एग्जैक्ट सोल्यूशन समझ में आता है। जब ये सब कुछ क्लाइंट को बताया जाता है तो क्लाइंट जो समझ पाता है अपनी प्रॉब्लम को इन ए क्लियर वे, और फिर वो एक्सेप्ट करता है, उसको मान लेता है कि हाँ ये प्रॉब्लम है। जब वो ऐसा मान लेता है, जब आप प्रॉब्लम समझ लेते हैं और मान लेते हैं, तो 50% तो प्रॉब्लम तभी खत्म हो गई। एंड गेन्स इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल इंसाइट, अब उसको इंटेलेक्चुअली यानी कि उसके दिमाग में सच में समझ में आता है, इंटेलेक्चुअली उसको समझ में आ जाता है, या उसको इमोशनली बात समझ में आ जाती है कि उसकी प्रॉब्लम है क्या। और जब उसको ऐसा समझ में आ जाएगा तो अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन वो 90% खुद ही कर लेगा, 10% उसको साइकेट्रिस्ट की सपोर्ट चाहिए होगी। नेक्स्ट इज, अब ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहेगी। साइकोडायनेमिक थेरेपी लास्ट फॉर सेवरल ईयर्स, कई साल तक चल सकती है। 1 आवर सेशन कई होते हैं इसमें, हफ्ते में 1 बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, कई महीनों तक चल सकती है, और 4-5 दिन एक वीक में चलती है। द 3 स्टेजेस ऑफ साइकोडायनेमिक थेरेपी, स्टेज 1 है कंप्राइजेस ड्रीम इंटरप्रिटेशन एंड फ्री एसोसिएशन। पहले हमने किया फ्री एसोसिएशन होगा और ड्रीम इंटरप्रिटेशन होगा।
इन विच द नेचर ऑफ द क्लाइंट्स प्रॉब्लम इज अंडरस्टूड। यहाँ पे क्लाइंट की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, डिटेल कर चुके हैं हम। स्टेज 2 आती है ट्रांसफरेंस, रेजिस्टेंस, कन्फ्रंटेशन, क्लैरिफिकेशन, इन विच द क्लाइंट्स प्रॉब्लम इज फुली कवर्ड, अनकवर्ड, उसकी प्रॉब्लम्स को खुल करके सामने लाया जाता है इन जरियों से। ट्रांसफरेंस, जहां वो थेरेपिस्ट उसके साथ अपने आप को रिलेट करता है, उसकी जो भी नेगेटिव फिगर थी पास में या पॉजिटिव फिगर थी। रेजिस्टेंस, क्लाइंट बहुत बार मना कर देता है, वो आगे नहीं बढ़ेगा इस ट्रीटमेंट में। कन्फ्रंटेशन, उसको आमना सामना करवाता है उस प्रॉब्लम का, फिर क्लेरिफाई करता है और फिर फुली अनकवर कर देता है उसकी प्रॉब्लम को टू अटमोस्ट क्लियरिटी, बिल्कुल क्लियरली। और स्टेज 3 में इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल इनसाइट, अब उसको क्लाइंट को इमोशनली और इंटेलेक्चुअली उसकी प्रॉब्लम को इनसाइट किया जाता है, पूरा डिटेल में गहराई में समझाया जाता है कि उसकी प्रॉब्लम क्या है एज एन आउटकम ऑफ वर्किंग थ्रू। इसको हम बोलते हैं वर्किंग थ्रू के आगे जाना। हम वर्किंग थ्रू के बाद जो स्टेप है हमारा इनसाइट है, बिहेवियर थेरेपी। अब इसके बाद हमारा शुरू होता है बिहेवियर थेरेपी। Behavior therapists lay focus on the fact that psychological distress arises because of the faulty thinking और behavior patterns। Behavior therapy के अंदर हम पास्ट की बात बहुत कम करते हैं। साइकोडायनेमिक में हमने पास्ट से लिया सब कुछ, सारी पास्ट इवेंट्स, सभी पास्ट के बारे में बात की है। हम उसका करंट के बारे में बहुत कम बात करते हैं, यानी 90% हमारे पास जो पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं और 10% के अराउंड हम करंट उसका जो बिहेवियर है उनकी बात करते हैं। यहां पर हम पास्ट की इवेंट्स को बहुत कम वेटेज देते हैं, 10% या इससे भी कम। और बिहेवियर थेरेपी के अंदर हम बिहेवियर को ज्यादा देते हैं, उसका जो करंट, जो भी उसका बिहेवियर फॉल्टी थिंकिंग चल रहा है या उसका बिहेवियर पैटर्न गलत है, ये सब के ऊपर हम बात करते हैं। बिहेवियर थेरेपीज ले फोकस ऑन द फैक्ट दैट साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, जो भी साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस है उसका मेन रीजन जो है वो है क्या है, फॉल्टी थिंकिंग, गलत सोचना, और बिहेवियर पैटर्न्स जो उसके माल एडेप्टिव बिहेवियर्स हैं वो, और ये उसका मेन रीजन है उसका साइकिक प्रॉब्लम्स का, उसकी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का। द अल्टीमेट फोकस इज लेड ऑन प्रेजेंट थिंकिंग। यहां पर मेन फोकस जो है प्रेजेंट थिंकिंग पे रखा जाता है, एंड थॉट्स, और थॉट्स के ऊपर, एंड द पास्ट इज जस्ट रिलेवेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉज ऑफ द क्लाइंट्स माल एडेप्टिव बिहेवियर। पास्ट को बस सिर्फ थोड़ा सा, मैंने कहा ना, सिर्फ 10% से भी कम रिलेवेंट समझा जाता है। किसी क्लाइंट की माल एडेप्टिव बिहेवियर, जो करंट में उसका गलत बिहेवियर चल रहा है, उसको समझने के लिए पास्ट को सिर्फ खाली बहुत ही कम वेटेज दी जाती है। लेकिन ऐसा किया जाता है कि पास्ट को भी सुना और समझा जाता है और कुछ इवेंट्स वहां से ली जाती है, लेकिन उसकी डेप्थ में नहीं जाया जाता बिल्कुल। अनलाइक साइकोडायनेमिक थेरेपी, जैसा कि साइकोडायनेमिक थेरेपी में हम डेप्थ में गए थे पास्ट में, वहीं से हमने सोल्यूशन ढूंढा था उसका। नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट। मेथड ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहते हैं? मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट, बिहेवियर एनालिसिस कंडक्टेड टू फाइंड माल एडेप्टिव बिहेवियर। बिहेवियर एनालिसिस हम किस लिए कंडक्ट कर रहे हैं? हम उसका माल एडेप्टिव बिहेवियर का रीजन पता लगाना चाहते हैं कि ये जो गलत बिहेवियर वो कर रहा है हमारा क्लाइंट, यानी बहुत एग्रेशन में है या कोऑपरेटिव नहीं है या उसकी रिलेशनशिप बहुत खराब है, ये माल एडेप्टिव बिहेवियर के पार्ट्स है। एंटीसीडेंट्स, जो भी उसके पहले होता है, जो वो मतलब जो कुछ भी उसके उस एग्रेशन के लिए वो क्या चीज़ ऐसा होती है जो उसको एग्रेशन में डाल देती है, या ऐसी कौन सी बात हमेशा होती है, यानी कि उसके पहले होने वाली इवेंट। एंटीसीडेंट होता है जिससे वो प्रोवोक होता है, जिस इवेंट से, वो इवेंट क्या है, दैट इज एंटीसीडेंट। एंड मेंटेनिंग फैक्टर्स ऑफ द माल एडेप्टिव बिहेवियर। फिर एक बार तो ट्रिगर हो गई वो इवेंट, मान लो कि उसकी ट्रिगर हो जाती है इवेंट, मान लो उसको गुस्सा चढ़ता है, कोई उसकी बात नहीं मानता तो वो गुस्सा हो जाता है, उसके ऊपर एग्रेशन बहुत ज़्यादा आ जाता है। फिर ये जो माल एडेप्टिव बिहेवियर है उसका मेंटेन्ड रहता है, किन फैक्टर्स की वजह से वो लगातार मेंटेन्ड रहता है। फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? मान लो उसको गुस्सा चढ़ा, गुस्सा किस बात पे चढ़ा कि आपने उसकी बात नहीं मानी, अब वो लगातार वो बिहेवियर मेंटेन्ड रहेगा। मेंटेन्ड क्यों रहेगा? मान लो कि अब वो बात ही नहीं कर रहा किसी से, अलग कमरे में बैठ गया, खाना कम खा रहा है और दूसरों की बात सुन ही नहीं रहा है, म्यूजिक लाउड चला के सुन रहा है, ये सब क्या उसके बाद के माल एडेप्टिव बिहेवियर है। तो एक तो एंटीसीडेंट होते हैं, माल एडेप्टिव बिहेवियर क्या है, किस कारण से हुआ, किस पर्टिकुलर इवेंट की वजह से प्रोवोक हो गया, ट्रिगर हो गया, और उसके बाद उस माल एडेप्टिव बिहेवियर को मेंटेन रखने वाले क्या फैक्टर्स हैं, इन सब पे बात की जाती है। एंटीसीडेंट फैक्टर्स आर द कॉजल फैक्टर्स। कॉजल मींस कॉज करने वाले, किस वजह से हुआ, मैंने पहले बता दिया है। तो बिहाइंड द माल फंक्शनिंग बिहेवियर, की जो उसका माल फंक्शनिंग बिहेवियर है उसके पीछे कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से वो ट्रिगर हुआ वो वाला बिहेवियर। एंड मेंटेनिंग फैक्टर्स क्या होता है? मेंटेनिंग फैक्टर्स दोज फैक्टर्स दैट मेंटेन द एडेप्टिव बिहेवियर, माल एडेप्टिव बिहेवियर, जिसकी वजह से माल एडेप्टिव बिहेवियर कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। कि वो गुस्से में है तो कोई उससे बात ही नहीं कर रहा, कोई उसे समझाने की कोशिश नहीं कर रहा, कोई उसको खाना नहीं दे रहा, अगर उसने कह दिया मैं अकेला रहना चाहता हूँ छोड़ दिया। ये सब उसके मेंटेनिंग फैक्टर्स हैं कि उसको लगातार और ज्यादा उसका माल एडेप्टिव बिहेवियर जो बना रहेगा, उसका एग्रेशन बना रहेगा। वंस द अबव मेंशन्ड फैक्टर्स आर आइडेंटिफाइड, जैसे ही हम इन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, एंटीसीडेंट फैक्टर्स को, मेंटेनिंग फैक्टर्स को, और उसका माल एडेप्टिव बिहेवियर क्या है इसको,
द वे ऑफ ट्रीटमेंट इज आइडेंटिफाइड। अब वे ऑफ ट्रीटमेंट ढूंढते हैं कि क्या होगा, ये तो हमने तीनों निकाल लिए। एंड दैट कैन बी इधर एंटीसीडेंट ऑपरेशंस, या तो एंटीसीडेंट ऑपरेशन होंगे, यानी जिन फैक्टर्स की वजह से उसका वो जो ट्रिगर हो जाता है, उसका वो जो माल एडेप्टिव बिहेवियर है, हम उन पे वर्क करेंगे। इन विच द एंटीसीडेंट फैक्टर्स आर कंट्रोल्ड, उन्हें हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, जिनकी वजह से उसका माल एडेप्टिव बिहेवियर ट्रिगर हुआ, जिसकी वजह से उसने एग्रेशन करना शुरू कर दिया। किस वजह से? क्योंकि लोग उसकी बात नहीं मान रहे। तो हम उसके आसपास के लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि आप इसकी बात को थोड़ी देर के लिए मान लिया करो, क्योंकि ये नहीं तो बहुत एग्रेशन में चला जाएगा और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो एंटीसीडेंट फैक्टर्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं बाय द थेरेपिस्ट एंड इन एस्टैब्लिशिंग ऑपरेशन। फिर उसके बाद होते हैं एस्टैब्लिशिंग ऑपरेशन। In the reinforcing value of the consequences is increased or decreased. Establishing operations, the reinforcing value of the consequences increased or decreased. अब जो उसके consequences हैं, जो उसके परिणाम हैं, जो आप उसका ट्रिगर बिहेवियर कुछ हो गया, उसके बाद और क्या क्या होना है, वही जो उसके मेंटेनिंग फैक्टर्स हैं, हम उसको कॉन्सिक्वेंसेस की फॉर्म में देखते हैं कि वो बढ़ेंगे या घटेंगे, उनको बढ़ाया जाए या घटाया जाए, ये हमें देखना पड़ता है। ये हमारे 3 स्टेप हैं मेथड ऑफ ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट है टेक्निक ऑफ बिहेवियर थेरेपी। वेरियस टेक्निक्स ऑफ बिहेवियर थेरेपी आर डिस्कस बिलो। हमारे पास अलग अलग है। एवर्सिव कंडीशनिंग, here an association is made between an undesirable response and an unfavorable consequences, and this technique is used in rehabilitation centers. हम यहां पर क्या करते हैं, हम एक रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं अनडिजायरेबल रिस्पॉन्स। अनडिजायरेबल रिस्पॉन्स मीन्स हम जानबूझ करके एक ऐसा रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं जो अनडिजायरेबल है, जो सही नहीं है। एंड एन अनफेवरेबल कॉन्सिक्वेंसेज, और उसका एक ऐसा परिणाम तैयार करते हैं, उसका एक रिजल्ट तैयार करते हैं जो कि बिल्कुल अनफेवरेबल है। अनफेवरेबल मीन्स जो फेवर नहीं करता, क्लाइंट को भी फेवर नहीं करता और उसके आसपास के कंडीशंस को। एंड दिस टेक्निक इज यूज्ड इन रिहैबिलिटेशन सेंटर्स। नॉर्मली रिहैबिलिटेशन सेंटर में यूज करते हैं जहां पर कि जिनको थोड़ी मेंटल प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ज़्यादा रखा जाता है थोड़े टाइम के लिए ट्रीटमेंट के लिए, वहाँ हम ऐसा करते हैं। मान लो एक बंदे को जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, चीज़ों को तोड़ता फोड़ता है और कुछ ऐसा करता है, तो जानबूझ करके यहाँ पर अनडिजायरेबल रिस्पॉन्स क्रिएट किया जाता है। मानो उसने कुछ तोड़ दिया तो उसे डराया जाता है, थोड़ा बहुत डराया जाता है, इतना नहीं कि बहुत ज़्यादा, नहीं तो फिर उसकी वो बहुत बढ़ जाएगी। तो उसको अनडिजायरेबल रिस्पॉन्स क्रिएट किया जाता है। उसको अगर वो ज़्यादा चिल्ला रहा है, कुछ हो रहा है, उसको थोड़े समय के लिए भूखा रखा जाता है, उसको खाना नहीं दिया जाता, या उसकी फेवरेट चीज़ उसे नहीं दी जाती, तो अनडिजायरेबल रिस्पॉन्स क्रिएट होता है, जिसका अनफेवरेबल कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट होते हैं। तो उसको लगता है कि अब मैं गुस्सा करूंगा अगली बार तो फिर हो सकता है मुझे खाना लेट मिले, हो सकता है कुछ और ऐसा कुछ किया जाए। ये ट्रीटमेंट सिर्फ खाली थोड़े समय के लिए शॉकिंग ट्रीटमेंट टाइप होते हैं कि उसको इस तरह से एवर्सिव कंडीशन के जरिए उस बिहेवियर को उसके रिड्यूस करने की कोशिश की जाती है जो उसका माल एडेप्टिव बिहेवियर है। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, व्हेन एडेप्टिव बिहेवियर ऑकर्स रेयरली, अगर एडेप्टिव बिहेवियर रेगुलर नहीं है, बहुत कम होता है, तो पॉजिटिव रेनफोर्स इज यूज्ड टू कवर अप द डेफिसिट। जो उसकी कमी है उसको दूर करने के लिए हम पॉजिटिव रेनफोर्समेंट करते हैं। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट मींस अगर मान लो उसने गुस्सा किया, कभी कभी किया, वंस इन अ वाइल, एक बच्चा बहुत गुस्से में आ गया घर में, उसने उठाए किताबें फेंक दी हैं, हाथ पैर मारे जा रहा है और समथिंग लाइक दैट, तो हम पॉजिटिव रेनफोर्समेंट करते हैं। हम उसे पूछते हैं, अच्छा बता तुझे प्रॉब्लम क्या है? ओके, अच्छा चल ठीक है, अगर तू मेरे को सच बताएगा ना तेरी प्रॉब्लम क्या है, तू क्यों गुस्सा कर रहा है, तो मैं तेरे को अभी आइसक्रीम खिलाने ले जाऊंगा, या मैं तेरे को अभी पिक्चर दिखाने ले जाऊंगा, या मैं तेरे को घुमाने ले जाऊंगा। ये क्या हमने पॉजिटिव रिस्पॉन्स किया है कि अगर तू गुस्सा नहीं करेगा तो मैं तेरे लिए ये बेनिफिट करूंगा। तो ये क्या पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट है, जिसकी वजह से वो अपने इस नेगेटिव बिहेवियर को, माल एडेप्टिव बिहेवियर को कंट्रोल करेगा और वो ऐसा नहीं करेगा। नेगेटिव रिइंफोर्समेंट, इट इज प्रोवाइडेड इन ऑर्डर टू एस्केप द पेनफुल स्टिमुलस इन द एनवायरमेंट। वो जो पेनफुल स्टिमुलस है जिसकी वजह से ये जो क्रिएट हुआ था उसका माल एडेप्टिव बिहेवियर, उसे खत्म करने के लिए, उससे बचने के लिए कभी कभी नेगेटिव रेनफोर्समेंट भी किया जाता है, पनिशमेंट टाइप, कि हम उसको नेगेटिवली रेनफोर्स करेंगे कि नहीं तूने ऐसा किया है तो अब ये होगा तेरे साथ। तो अब ये जो प्रॉब्लम है, जो हमने नेगेटिव रेनफोर्समेंट किया, हमने कोशिश करते हैं कि हम वो अपने उस माल एडेप्टिव बिहेवियर को नेगेटिव की वजह से, जो हमने उसके लिए पनिशमेंट या कुछ भी डिसाइड किया है उसकी वजह से उसको कम कर सके। लेकिन नॉर्मली ये जो दोनों चीज़ें की जाती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव रेनफोर्समेंट, ऐसे बिहेवियर के लिए की जाती हैं जो रेयरली होता है, कम होता है, मतलब रेगुलर नहीं रहता है, ऐसे वाले के लिए। मॉडलिंग, in order to bring the desired change in the behavior, the client will try to imitate or shadow the movement of the persons whom they consider as their role or model. अक्सर क्या होता है कि क्लाइंट किसी ना किसी को अपना रोल मॉडल मानता है, अपने किसी टीचर को, अपने किसी कज़न को, अपने पेरेंट्स को, या और किसी को भी अपना वो पर्टिकुलरली रोल मॉडल मानने लग जाता है। तो हम कोशिश करते हैं, जो हमारा थेरेपिस्ट होता है वो डिजायर्ड चेंज लाने के लिए उसके बिहेवियर में, मान लो उसका बिहेवियर बहुत गुस्सैल टाइप का बिहेवियर है,
तो उसके रोल मॉडल को उसके सामने रखता है, उसको दिखाता है कि देखिए गुस्सा नहीं करता तो तू इसको अच्छा मानता है। तो ज़्यादातर जैसे बच्चे होते हैं, कई जैसे मैंने देखा बच्चे हनी सिंह को बड़ा पसंद करते थे एक ज़माने में, अब हनी सिंह जो करता है वो भी करते थे, तो उनको भी बड़ा अच्छा लगता हनी सिंह के बारे में। अब उनके लिए वो एक रोल मॉडल था, तो हनी सिंह अगर कुछ अच्छा कर रहा है तो वो भी करेंगे। हनी सिंह जो है वो गुड लुकिंग है तो वो भी गुड लुकिंग रहेंगे। तो ये क्या है, इन ऑर्डर टू ब्रिंग द डिजायर्ड चेंज इन द बिहेवियर द क्लाइंट विल ट्राई टू इमिटेट, उसको इमिटेट करने के लिए किया जाता है कि वो उसकी नकल उतारे या उसकी शेडो में रहे, उस पर्सन की उसकी मूवमेंट्स को फॉलो करे जिसको कि वो अपना रोल मॉडल मानता है। तो उसके रोल मॉडल के अंदर पॉजिटिव चीजें दिखा करके उसके नेगेटिव बिहेवियर को पॉजिटिव में कन्वर्ट किया जाता है। अदर टेक्निक्स ऑफ बिहेवियर थेरेपी आर टोकन इकोनॉमी, डिफरेंशियल रेनफोर्समेंट, प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल इनहाइबिशन एंड सिस्टमैटिक डिसेंटिफिकेशन। अब इनमें सब में ये अलग अलग थेरेपीज दी गई हैं, सिर्फ इनके नाम याद करने हैं आपको। इनकी डिटेलिंग हमारे पास बुक के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं दिया गया इनका। सर से एक रिलैक्सेशन प्रोसीजर जो आपके एक बॉक्स के अंदर दिया गया है, बॉक्स वाले क्वेश्चन नॉर्मली नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभी ये सीबीएसई है, कई बार ऐसे क्वेश्चंस को पूछ लेता है। रिलैक्सेशन प्रोसीजर जो हम पहले भी एक किसी चैप्टर के एंड में कर चुके हैं, अब दोबारा कर रहे हैं। इसमें रिलैक्सेशन प्रोसीजर में प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन किया जाता है, पीएमआर, टेंसिंग एंड रिलैक्सिंग मसल्स ग्रुप्स और टू रिड्यूस टेंशन। किसी भी टेंशन को रिड्यूस करने के लिए हम पहले मसल्स को एकदम स्ट्रेच कर देते हैं, टेंस करते हैं और फिर एकदम रिलैक्स करते हैं। लाइक जैसे हम इनहेल और एक्सहेल में करते हैं, हमने मसल्स को एकदम अपनी चेस्ट को ऊपर करके अपने मसल्स को एकदम खींच दिया, फिर हम एकदम रिलैक्स करते हैं, इससे हमें रिलैक्स फील होता है। दैट इज नोन एज जैकोबस टेक्निक। ऐसा और मसल्स पे भी किया जाता है अलग अलग तरीके से। डीप ब्रीथिंग, स्लो डीप ब्रीथ्स टू काम द नर्वस सिस्टम एंड रिड्यूस स्ट्रेस, ये भी हम पहले कर चुके हैं। डीप ब्रीथिंग क्या आता है, स्लो धीरे धीरे, लेकिन डीप ब्रीथ करने से आप शांत महसूस करेंगे, आपका नर्वस सिस्टम जो है वो सही तरह से काम करने लग जाएगा, आपके न्यूरॉन्स को टाइम मिलेगा, सही टाइम मिलेगा अपने उस मैसेज को ब्रेन तक और ब्रेन से मैसेज को वापस मसल्स तक लाने में, और स्ट्रेस रिलीव हो जाएगा और स्ट्रेस कम हो जाएगा। जब भी कभी आप डीप ब्रीथिंग करेंगे, कभी किसी को गुस्सा बहुत चढ़ रहा हो या कोई बहुत ज़्यादा एग्रेसिव सा हो रहा हो, कोई और कुछ भी ऐसा कोई मतलब वो नर्वस हो रहा है, तो हम उसको कहते हैं बैठ जा बैठ जा बैठ जा, सब्र कर, ठंडी सांस ले, ठंडी सांस ले, हम उसको ठंडी सांस ले कहते हैं। ठंडी सांस ले मीन्स ऐसे वो सांस लेगा, ठंडी सांसें भरेगा तो क्या होगा, उसके मसल्स रिलैक्स होंगे, उसका एक्चुअली ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज होगा। ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज होगा तो हार्ट रेट नॉर्मलाइज होगा, तो ब्रेन को भी प्रॉपर ब्लड पहुंचेगा और वो सही तरह से सोच पाएगा कि उस स्ट्रेसफुल कंडीशन को कैसे करना है, कंट्रोल करना है। इसके बाद है मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं अनदर चैप्टर में। फोकसिंग ऑन द प्रेजेंट मोमेंट टू इंप्रूव एट द कंसंट्रेशन एंड इमोशनल स्टेबिलिटी। मेडिटेशन टेक्निक में पहले भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं इससे पिछली वाली वीडियो में, कि आप मेडिटेशन करें। मेडिटेशन में आप कहीं भी बैठे, काम कूल प्लेस पे बैठ जाएं या रिलैक्स होकर लेट जाएं या कुछ भी ऐसा, फिर आप आंखें बंद करें और अपनी बॉडी को फील करें, अपने आप को फील करें, अपनी सांसों को अंदर जाते हुए और बाहर आते हुए फील करें। किसी एक की तरफ ध्यान लगाएं, सिर्फ अपने अंदर झांकें, अपने अंदर खो जाएं पूरी तरह से, अपने सारे ऑर्गन्स को फील करें एक एक करके। ये मेडिटेशन टेक्निक है जिससे आपको इमोशनल स्टेबिलिटी मिलती है और इससे आपकी कंसंट्रेशन भी इंप्रूव होती है। ऑटोजेनिक ट्रेनिंग, यूजिंग सेल्फ सजेशंस टू क्रिएट रिलैक्सेशन, फीलिंग वार्मथ एंड हैवीनेस। इसमें क्या होता है कि हम अपने आप को खुद को अपने आप को सजेस्ट करते हैं। अगर ऐसा कुछ ऑटोजेनिक ट्रेनिंग के अंदर हम अपने आप से बात करना शुरू करते हैं कि हम अपने आप से दो सेल्फ हो जाते हैं हमारे, एक हमारा ब्रेन हो जाता है, एक हमारा माइंड हो जाता है। हम अपने माइंड को अपनी प्रॉब्लम बताते हैं तो माइंड ही हमें एक सोल्यूशन देता है, यानी वो हमें एक सोल्यूशन बताना शुरू करता है। दैट इज नोन एज ऑटोजेनिक ट्रेनिंग, जिससे कि खुद ही हम रिलैक्स होने के लिए अपनी हैवीनेस या अपनी वार्मथ जो फील करते हैं, ये सब करते हैं। बेनिफिट्स, रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, इससे हमारा स्ट्रेस और एंग्जाइटी कम होता है। इंप्रूव्स फोकस एंड इमोशनल बैलेंस, इमोशनल बैलेंस क्रिएट होता है और फोकस हमारा बढ़ जाता है। लोअर्स ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर हमारा कम हो जाता है। नेक्स्ट इज बिहेवियर टेक्निक्स, जो मैंने यहां पर एक टॉपिक लास्ट किया था, बिहेवियर टेक्निक्स, अदर टेक्निक्स और बिहेवियर थेरेपी जो है यहां पर हमने लिया हुआ था, इन्हीं को हम जो है वो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ये टेक्निक्स है हमारे पास। सर इसका की कॉन्सेप्ट जो है बिहेवियर टेक्निक्स में, मेथड टू मॉडिफाई बिहेवियर यूजिंग लर्निंग प्रिंसिपल। हम कुछ लर्न करते हैं, हम लर्न करने के प्रिंसिपल पे नई चीज़ें सीखते हैं, उनको सीखने के प्रोसेस से जो है हम अपने बिहेवियर को इंप्रूव करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। इसमें क्लासिकल और ऑपरेंट दोनों कंडीशनिंग्स है। पहला क्लासिकल कंडीशनिंग, लर्निंग थ्रू एसोसिएशन। हम एसोसिएशन से लर्न करते हैं। एसोसिएशन मीन्स किसी के साथ जुड़ करके सीखना शुरू करते हैं, यानी कि हम अपने आप को किसी चीज़ से एसोसिएट कर देते हैं। इसमें हम पावलोव डॉग सैलिवेटिंग और टू ए बेल, ये आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी।
इसमें एक बेल बजाई जाती है। अगर वो बेल बजती है तो डॉग को एक वो मिल जाता है इंडिकेटर कि अब फूड आएगा, तो वो भाग करके फूड के लिए चला जाता है हर बार, तो उसको फूड दिया जाता है उस बेल के बाद। तो ऐसा फिर बाद में ऐसा होता है कि सिर्फ बेल बजाई जाती है और देखा जाता है कि उसका जो स्लाइवा है, जो उसका लार है, वो टपकना शुरू हो जाता है। तो यानी कि उसको हर बार जैसी बेल बजती है तो उसको लगता है फूड ही आएगा। ये क्या एसोसिएशन, यानी कि आपने एक पर्टिकुलर इवेंट के साथ दूसरी इवेंट को एसोसिएट कर दिया है। तो इस तरह से आप बिहेवियर को चेंज कर देते हो किसी के। ऐसा ही हम जनरल में कर सकते हैं। मान लें हमें किसी का बिहेवियर जो है उसको पॉजिटिव की तरफ लाना है, यानी कि हमने एक बच्चे को पढ़ने के लिए करना है कि वो पढ़ाई अच्छी करे, वो नहीं कर रहा, अपना होमवर्क नहीं करता है। बुक का एग्जाम्पल है कि अगर वो होमवर्क नहीं कर रहा है तो उसकी मदर उसको कहती है अच्छा तो अगर होमवर्क अच्छा कर लेगा तो मैं तेरे को चॉकलेट दूंगी। यहाँ उसको हर बार होमवर्क अच्छा करने के बाद चॉकलेट मिलती है, जो कि उसका एक उसका अट्रैक्शन है, उसको बहुत अच्छा लगता है चॉकलेट खाना। तो वो हर बार अपना होमवर्क बहुत अच्छा करेगा ताकि उसको हर बार चॉकलेट मिल सके। ये लर्निंग थ्रू एसोसिएशन है। ऑपरेंट कंडीशनिंग है लर्निंग थ्रू कॉन्सिक्वेंसेस। हम परिणाम से, जो उसका रिजल्ट आने वाला है, उससे लर्न करते हैं। रेनफोर्समेंट पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, इंक्रीजेस बिहेवियर। कभी कभी हम रेनफोर्स करते हैं, यानी कि उसको जोर डालते हैं कि वो इसको एक्सेप्ट करे। और पनिशमेंट हो सकता है इसमें, डिक्रीज द बिहेवियर। हम कोई अगर हम मान लो किसी बिहेवियर को इंक्रीज करना आते हैं या किसी बिहेवियर को डिक्रीज करना आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम पॉजिटिव या नेगेटिव उसको देते हैं। जैसे मान लो एक बच्चा जो अपना खाना जो रोज नहीं खाता है, पूरा फिनिश नहीं करके आता स्कूल से, जब वो स्कूल से जब वो पूरा खाना पूरा खत्म करके आता है तो हम उसको आकर के अप्रिशिएट करते हैं, ओहो वेरी गुड बॉय, यू हैव फिनिश योर लंच, ये वो। तो ये क्या पॉजिटिव रेनफोर्समेंट है, जिससे कि उसका बिहेवियर खाना पूरा खत्म करने का ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। नेगेटिव भी हो सकता है कि हम उसको नेगेटिवली करते हैं कि अगर उसने खाना खत्म नहीं किया है तो उसको अगली बार खाना आधा दिया जाता है, या उसको कुछ घर में डांट पड़ती है, या उसको एक आ जाता है देख बाकी बच्चे मैम तेरे से प्यार नहीं करेगी, या मैम कई बार क्लास में ऐसा बच्चों को कहती है इफ़ यू लव मी, अगर तुम सब मुझसे प्यार करते हो तो अपना लंच बॉक्स पूरा फिनिश करो। तो अगर आप मेरे से आप अगर मेरा अपना लंच पूरा फिनिश नहीं करोगे तो मैम आपसे नाराज हो जाएगी, बात नहीं करेगी। ये क्या है, नेगेटिव रेनफोर्समेंट, जिससे कि उसका खाना वो पूरा फिनिश करने की कोशिश करता है वो बच्चा अपनी। पनिशमेंट तो आपको पता ही है, पॉजिटिव और नेगेटिव, जिससे कि हम कोई भी बिहेवियर रिड्यूस करा सकते हैं, उसको पनिशमेंट करेंगे। तो पनिशमेंट करने से अपनी वो गलत हैबिट्स को छोड़ेगा और अच्छी हैबिट यानी अच्छा बिहेवियर जो क्रिएट करेगा। एक्सटिंक्शन, धीरे धीरे जब रेनफोर्समेंट खत्म हो जाता है, जो पॉजिटिव या नेगेटिव रेनफोर्समेंट जब खत्म हो जाता है तो धीरे धीरे अपने आप ही बिहेवियर जो उसका, वो जो जिस बिहेवियर को हम खत्म करना आते थे, रिड्यूस करना आते थे, वो अपने आप खत्म हो जाएगा। जैसे हम शुरू में उसको अप्रिशिएट कर रहे थे रोज कि वो खाना खत्म करेगा, या उसकी टीचर रोज को कह रही थी कि अगर आप खाना खत्म नहीं करोगे तो मैम आपसे बात नहीं करेगी। धीरे धीरे वो बात खत्म हो जाएगी, वो अपने आप ही अपना खाना खत्म करने लग जाएगा। तो उसका ये जो बिहेवियर है वो फेड अप हो जाएगा और जो रेनफोर्समेंट है वो रुक जाएगा। यानी अब हम उसको अप्रिशिएट करना है, टीचर्स को क्लास में कुछ भी ऐसा कहना जो बंद कर देगी, जिससे कि वो अपना बिहेवियर, खाना खत्म करने का बिहेवियर जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा अपने आप। रेनफोर्समेंट शेड्यूल दो तरह से हो सकते हैं। कॉन्टिन्यूस हो सकता है कि हर बार रेनफोर्स किया जाए, हर बार उसको अप्रिशिएट किया जाए, या हर बार उसको डांटा जाए, हर बार उसको ऐसा कहा जाए कि नहीं अगर तुम खत्म नहीं करोगे तो मैम तुमसे बात नहीं करेगी। और एक होता है पार्शियल, कभी कभी क्या आता है, मोर रेजिस्टेंस टू एक्सटिंक्शन। ये जो कॉन्टिन्यूस वाला है धीरे धीरे जो है वो एक्सटिंक्शन होगा। पार्शियल वाला जो है समटाइम्स जब जरूरत होती है तब किया जाएगा। जैसे कि पार्शियल में रेनफोर्समेंट शेड्यूल क्या, मान लो मेहमान आ रहे हैं, हम चाहते हैं बच्चा उनके सामने ढंग से बिहेव करे, हम उसको कहते हैं कि अब रिलेटिव्स आ रहे हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं, उनके सामने तूने ढंग से बिहेव करना है, उनके सामने कोई शरारत नहीं करनी, फालतू बात नहीं करनी, अच्छा बिहेव करना है। ये क्या पार्शियल रेनफोर्समेंट है। हम उस टाइम उसको कहते हैं अच्छा जो मेहमान चलेंगे तो 2 समोसे मिलेंगे खाने के लिए। तो ये क्या है, ये हमारा मोर रेजिस्टेंस टू एक्सटिंक्शन है, क्योंकि ये खत्म नहीं होगा, ये हमें बार बार करना पड़ेगा ऐसा, क्योंकि पार्शियली है। जब भी हम मेहमान आएंगे हम बच्चे के सामने यही कंडीशन रखेंगे। बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक, इसमें है बिहेवियर को मॉडिफाई कैसे किया जाता है। इसमें है सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। डिसेंसिटाइजेशन मींस जो उसकी सेंसिटिविटी है उस पर्टिकुलर बिहेवियर के लिए, उसको धीरे धीरे डिसेंसिटाइज किया जाता है, यानी धीरे धीरे उसकी सेंसिटिविटी खत्म की जाती है उस बिहेवियर के लिए। ग्रेजुअल एक्सपोजर टू रिड्यूस फोबियाज, फोबियाज कम करने के लिए मेनली इस्तेमाल होता है। अक्सर आपने देखा होगा बच्चे अंधेरे से डरते हैं, तो उनका अंधेरे से डर खत्म करने के लिए तरीका ये होता है कि आप अपने घर में जिस कमरे में बच्चों को जाने से डर लगता है, जिस जगह जाने से डर लगता है, वहां पर आप लाइटें जो है रिड्यूस करना शुरू कर दें। मान लो पहले वहां पर 2 ट्यूबलाइट्स जलती थी, अब आप 1 जलाओ, फिर उस ट्यूबलाइट को 40 से 30 वाट पे ले आओ, 20 वाट पे ले आओ, 10 वाट पे ले आओ, धीरे धीरे ग्रेजुअल कम करते जाओ। तो आप फिर उसको बिल्कुल एक मिनिमम लाइट में उसको, बच्चे को उस कमरे में जाने के लिए बार बार आप उसको उसके लिए इंसिस्ट करो। तो इससे क्या होगा, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन होगा, यानी उसको अंधेरे से डर लगना धीरे धीरे कम हो जाएगा, फिर खत्म हो जाएगा। फ्लडिंग, इंटेंस एक्सपोजर टू फियर अंटिल इट रिड्यूसेस।
एकदम बहुत ज्यादा एक्सपोजर कर दो उसका, उस डर के लिए, ताकि वो उस फोबिया से एकदम बाहर आ सके। यानी उस कमरे में बिल्कुल एकदम अंधेरा कर दो और उसको कहो नहीं, आज तो तेरे को जाना ही पड़ेगा, उसकी कोई इंपॉर्टेंट चीज वहां रख दो कि जा वहां से उठा के ला, अब तेरे को ही करना पड़ेगा, हम खड़े हैं बाहर, तो चिंता मत कर, ऐसा कर, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ अंदर चला जा। तो ये क्या है, उसका एक्सपोजर कर दिया हमने टू फियर अंटिल इट रिड्यूसेस। उसको बार बार अंधेरे कमरे में भेजा जाता है जब तक कि वो अपने फियर को कोप अप नहीं कर लेता। एवर्जन थेरेपी, पेयरिंग अनडिजायरेबल बिहेवियर विद अनप्लीजेंट स्टिमुली। हम कोई अनडिजायरेबल बिहेवियर को किसी अनप्लीजेंट स्टिमुली के साथ जोड़ देते हैं, एवर्जन थेरेपी, यानी कि हम उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज ऐसे ले आते हैं जिससे कि उसको लगे कि ये गलत हो गया, तो एवर्जन थेरेपी होता है, यानी उस बिहेवियर को किसी और तरीके से अवॉइड कर देना। जैसे कि अगर वो बच्चा जो है अगर घर में हमारी बात नहीं मान रहा, शरारत कर रहा है या कुछ और है, या कोई एग्रेशन वाला कोई तरीका है, तो हम अवॉइड करेंगे। अवॉइड करने का मतलब है कि हम ऐसा काम ही नहीं करेंगे जिससे उसको एग्रेशन क्रिएट होता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कि उसकी बात ना मानना, हम फॉर द टाइम बिंग उस बंदे की बात मान लेंगे ताकि उसमें एग्रेशन ना आए, दैट इज नोन एज एवर्जन थेरेपी। टोकन इकोनॉमी, टोकन्स एज रिवार्ड्स फॉर डिजायर्ड बिहेवियर। अगर अच्छा बिहेवियर है तो उसको टोकन्स दिए जाएंगे, यानी गुड नोट्स दिए जाएंगे, यानी उसको कोई इनाम दिया जाएगा या कुछ भी ऐसा कुछ पॉजिटिव उसके लिए किया जाएगा। एप्लीकेशंस, कहाँ कहाँ अप्लाई होती है बिहेवियर थेरेपीज? ये अप्लाई होती है थेरेपी में, एजुकेशन में, एनिमल ट्रेनिंग में, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में, जहां ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर लोगों के बिहेवियर को जहां स्टडी किया जाता है वहां भी ये यूज होती है। अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, अगर वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो उनको प्रमोशन रोकी जाती है या उनके इंसेंटिव्स को कम किया जाता है या उनके वर्किंग आवर बढ़ा दिए जाते हैं। तो ये क्या है, ये सब यही है हमारी बिहेवियर टेक्निक्स हैं जिनसे उनके बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं, पॉजिटिव को मोर पॉजिटिव, नेगेटिव को खत्म करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट इज कॉग्निटिव थेरेपी। As per cognitive therapies, the underlying cause of our psychological distress lies in our irrational beliefs and thoughts. यहां पर पहले वाले में हमने साइकोडायनेमिक में क्या कहा था कि सब कुछ पास्ट की इवेंट से है, और बिहेवियर थेरेपी में हमने कहा था जो प्रेजेंट में जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर रिलाई करता है, पास्ट के अंदर नहीं ले गए थे हम उसको। अब एक कॉग्निटिव थेरेपी, इसमें अंडरलाइंग कॉज जो है साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस का, जो भी डिस्ट्रेसेस क्रिएट हो रही है उनका मेन रीजन जो है वो हमारे इरेशनल बिलीफ्स हैं, हमारे जो गलत विश्वास है या हमारी जो गलत थॉट्स हैं, उनकी वजह से हमारा जो है वो हमारा बिहेवियर जो है वो गड़बड़ हो गया, या हमें कोई डिसऑर्डर जो है क्रिएट होना शुरू हो गया। ऐसी थेरेपी को जिसमें हम इन बातों पे ज्यादा जोर देते हैं, इरेशनल बिलीफ्स और थॉट्स को ठीक करने पे, इसको कहते हैं कॉग्निटिव थेरेपी। रैशनल इमोटिव थेरेपी, RET, एल्बर्ट एलिस फॉर्मुलेटेड रैशनल इमोटिव थेरेपी, RET। द फर्स्ट स्टेप इन दिस थेरेपी इज ABC, एंटीसीडेंट, बिहेवियर, कॉन्सिक्वेंस। किस कारण से हुआ एंटीसीडेंट, फिर क्या बिहेवियर हुआ, फिर उसका क्या कॉन्सिक्वेंस हुआ, परिणाम हुआ, एनालाइज। इसको एनालाइज किया जाता है थॉरोली। वेयर एंटीसीडेंट इवेंट्स आर द कैजुअल फैक्टर्स, कॉजल फैक्टर्स ऑफ द साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। जो भी साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस है, जो भी एक उसको टेंशन हो रही है या उसका बिहेवियर गड़बड़ हो रहा है, उसको एग्रेशन हो रहा है, किस फैक्टर्स की वजह से कॉज हुआ है। मैंने एग्रेशन वाला एग्जांपल जानबूझ करके बार बार लिया है, क्यों हो रहा है, क्योंकि उसकी कोई बात नहीं मानी जा रही। जब उसकी कोई बात नहीं मानता तो वो बहुत गुस्से में आता है, ये एंटीसीडेंट इवेंट है उसकी, जिसकी वजह से हो रहा है, एरोजल हो रहा है उसका, कॉजल हो रहा है, कॉज हो रहा है उसका ये साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस का। इरेशनल बिलीफ्स आर फाउंड आउट बाय इंटरव्यूइंग द क्लाइंट। हम यहाँ क्लाइंट को इंटरव्यू करते हैं और उसके इरेशनल बिलीफ्स पता करते हैं कि जैसे उसने बताया कि मेरे को इसलिए गुस्सा चढ़ता है क्योंकि लोग मेरी बात नहीं मानते। अरे बात नहीं मानते तो उसको समझाया जाता, हो सकता है तुम्हारी बात ही गलत हो, या बात कहने का तरीका गलत हो, या अगर तुम शायद प्यार से कहते हो तो वो बात मान जाते। ये बातें उससे समझाई जाती हैं, उसका रीजन ढूंढा आता है उसको इंटरव्यू करके, एंड दीज बिलीव्स डिस्टॉर्ट द रियलिटी। और ये बिलीव्स उसके रियलिटी से परे होते हैं, नॉर्मली उनको ठीक किया जाता है। मतलब अगर उसने गुस्से में ही कोई बात मानने के लिए कहा है तो सामने वाला हो सकता है वो भी ना माने, वो भी गुस्से में आ जाए, तो उसके उस गलत विश्वास को सही किया जाता है कि प्यार से कह के देख लेते, थोड़ा रुक जाते, फिर कह लेते, अपने बात को सही तरीके से कहते, या किसी को क्लियर कर देते कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं बहुत गुस्सा हो जाऊंगा, मेरे को अच्छा फील नहीं होगा, अपनी फीलिंग्स को क्लियर कर देते। इरेशनल बिलीफ्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय मस्ट एंड शुड्स। यहां पर ज्यादातर इरेशनल बिलीफ जो है, जो हमारे अतार्किक हमारे विचार हैं, जो भी हमारी थॉट्स हैं, जो हमारे, जैसे मुझे गुस्सा इसलिए चढ़ रहा है क्योंकि लोग मेरी बात नहीं मानते, ये क्या है, हमने माना कि लोगों को मेरी बात माननी ही चाहिए, मेरी बात नहीं मानेंगे तो ये हो जाएगा, उनके साथ वो हो जाएगा, मैंने सही कहा था इसलिए उनको मेरी बात माननी चाहिए, मस्ट एंड शुड, ये उसमें इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए वो अपने उस बिलीफ पे अड़े रहते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल बिलीफ इज दैट वन शुड बी लव्ड बाय एवरीवन एट ऑल टाइम्स।
उसको ये लगता है कि मुझे सब लोग हमेशा प्यार करें। जैसे एग्रेशन वाले आदमी को लग रहा है कि मेरी बात नहीं मानते इसलिए मैं गुस्सा हो जाऊं, तो अगर मेरी बात मानते रहेंगे तो सब ठीक चलेगा। इरेशनल बिलीव्स अबाउट द एंटीसीडेंट इवेंट्स लीड टू कॉन्सिक्वेंसेज विच नेगेटिव इमोशंस एंड बिहेवियर। अब जो इरेशनल बिलीफ है उसका कि सब उसे प्यार करते हैं ऐसा वो मानता है, इरेशनल बिलीफ है उसका, जिसकी वजह से जो एंटीसीडेंट इवेंट है, जब कोई उसको प्यार नहीं करेगा, जहां कहीं उसको हेटेड का सामना करना पड़ेगा या किसी ने उसकी बात नहीं मानी है, उसके खिलाफ हो गया है या उसको थोड़ा उसने हेटेड वर्ड कह दिया या कुछ और ऐसा समथिंग लाइक दैट, इस समय क्या होगा कि जिससे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे जो उसका नेगेटिव इमोशंस या उसका नेगेटिव बिहेवियर को स्टिमुलेट कर देंगे, एकदम से ट्रिगर कर देंगे इसको। इरेशनल बिलीफ्स इन दिस थेरेपी आर असेस्ड। यहां पर हम पहले तो उसके उस इरेशनल बिलीफ्स का पता लगाएंगे, किस वजह से उसको ऐसा गलत विश्वास उसके अंदर बैठ गए हैं। बाय नॉन डायरेक्टिव क्वेश्चनिंग, इसमें हम क्वेश्चनिंग करना शुरू करेंगे जो नॉन डायरेक्टिव होगी। नॉन डायरेक्टिव का मतलब होता है पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं चलेंगे हम, कि हम सीधा उसको अटैक करेंगे कि उसको उस बिहेवियर के बारे में बात करने वाले हैं। हम उससे जनरल बातें करते हुए उस टॉपिक की तरफ आएंगे कि हम उसको नॉन डायरेक्टिव क्वेश्चंस पूछेंगे। सीधा क्वेश्चन पूछेंगे तो हो सकता है वो उसका आंसर ना दे या छुपा जाए या गलत तरीके से प्रेजेंट करे, इसलिए इंटरव्यू करते वक्त हम उसको नॉन डायरेक्टिव क्वेश्चनिंग करेंगे विच इज सब्टल एंड जेंटल इन नेचर, जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब ऐसे होंगे कि जो मतलब कंक्रीट होंगे कि उसको उस डायरेक्शन में प्रॉपर लेके जाएंगे और बड़े जेंटल इन नेचर होंगे। बड़े हार्ड या रिजिड नहीं होने चाहिए वो क्वेश्चंस, वरना वो जो क्लाइंट है वो उनके आंसर नहीं देगा या देगा तो उनको गलत तरीके से देगा, अपने आप को वो उसमें अपने आप को रैशनलाइज कर देगा, अपनी इरेशनल थॉट्स को भी रैशनलाइज करके समझाएगा। The client overcomes their psychological distress by replacing their irrational belief systems with a rational belief system। बाद में क्लाइंट क्या करता है कि उसका जो irrational belief system है कि लोग उसकी बात नहीं मानते इसलिए वो गुस्से में हो जाता है, उसको हम कन्वर्ट करते हैं इसमें कि अगर तुम प्यार से लोगों को अपनी बात समझाओगे, उनको आप सही तरीके से अपनी बात का रीजन बताओगे, आप बैठ करके बात करोगे तो लोग आपकी बात मानेंगे, यानी रैशनल बिलीफ सिस्टम की तरफ कन्वर्ट कर देंगे उसको। कॉग्निटिव थेरेपी बाय आरन बैक। सोसाइटी, पीयर्स एंड पेरेंट्स। हमारी सोसाइटी, हमारा समाज, जो हमारे आसपास के लोग हैं, पीयर्स हमारे साथ उठने बैठने वाले, हमारे भाई बहन दोस्त या पेरेंट्स, शेप इन द बिलीव्स ऑफ एन इंडिविजुअल्स एज पर द कॉग्निटिव थेरेपी गिवन बाय ऑरेन बैक। ऑरेन बैक ने कॉग्निटिव थेरेपी का ये वाला पार्ट दिया जहां पर कि वो मानता था कि सोसाइटी, हमारे यार दोस्त, हमारे आसपास उठने बैठने वाले लोग, हमारे बिलीव्स जो हैं उनको शेप अप करते हैं, यानी हमारे जो अंदर विचार है, हमारे जो अंदर जो भी हमारे अंदर बातें हैं वो हमारे आसपास की सोसाइटी से ही हमारे अंदर आई हैं, हमारे पेरेंट्स से आई हैं, हमारे दोस्तों से आई हैं, हमारे टीचर्स से आई हैं, हमने किसी ना किसी से सीखी हैं। एज पर द कॉग्निटिव थेरेपी गिवन बाय ऑरेन बैक, दीज बिलीव्स आर नोन एज कोर स्कीमास। इन्हें हम बोलते हैं कोर स्कीमास, कि हमारे दिमाग में, मैंने कहा था कि स्कीमास क्या होते हैं, हमारे ब्रेन के अंदर छोटी छोटी यूनिट्स हैं। छोटी छोटी यूनिट्स क्या करती हैं, वो अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग ट्रेट्स को या अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स को डिनोट करती हैं, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकती हैं, और वो सारी मिलकर के हमारी पर्सनैलिटी बनाती हैं। पर्सनैलिटी वाले चैप्टर में हमने किया था स्कीमास। तो स्कीमास जो है हमारे, ये हमारे जो हमारा उसका जो मेन स्कीमा था वो ये था, कोर स्कीमास, कि जितनी भी हमारी पर्सनैलिटी के पार्ट्स हैं, जो कुछ भी हमारे बिहेवियर में पॉजिटिव नेगेटिव आता है वो हमें सोसाइटी और उसके पर्सन से ही मिलता है जो हमारे आसपास हमसे इंटरेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए चाइल्ड डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स इन चाइल्डहुड, अगर बचपन में उसको कोई फ्रेंड्स नहीं थे, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था, देन ही मे डेवलप ए बिलीव दैट आई एम वर्थलेस। तो उसको क्या हो सकता है, जब वो अडल्टहुड में आएगा तो उसको क्या लगेगा, अरे मैं तो बेकार हूँ, मेरे तो किससे कोई मेरे को पसंद ही नहीं करता, कोई मुझे लाइक नहीं करता, मैं बिल्कुल वर्थलेस हूँ, ये ऐसी बातें आ जाएंगी उसमें, विच लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स। तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली नेगेटिव थॉट्स और क्रिएट होने लग जाएंगी, लोनलीनेस क्रिएट हो जाएगी, वो डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाएगा, कॉल्ड कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, जिसे हम बोलते हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, विच डिस्टॉर्ट रियलिटी इन द नेगेटिव वे। तो उसकी रियलिटी, असल में वो वर्थ है, उसकी ज़रूरत है लोगों को, और हो सकता है वो बहुत टैलेंटेड भी हो, लेकिन ये नेगेटिव थॉट्स उसको क्या करेंगी, उसकी पर्सनालिटी को, उसकी रियलिटी को नेगेटिव में कन्वर्ट कर देंगे और डिस्टॉर्ट कर देंगी। द थेरेपिस्ट इन दिस केस यूजेस अ वे ऑफ क्वेश्चनिंग विच इज जेंटल एंड सब्टल इन नेचर। यहाँ पर भी सेम थेरेपिस्ट क्वेश्चनिंग करता है, इंटरव्यू करता है, और जो उसका इंटरव्यू होता है बड़ा सब्टल और बड़ा ही जेंटल होता है, बड़े प्यार से और बड़े सटीक क्वेश्चन पूछ करके वो उससे बात को निकालना आता है। और ऐसा नहीं कि एकदम धमाके से उसके ऊपर हमला करता है क्वेश्चन से, ऐसा नहीं, होले होले धीरे धीरे वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपनी उस थेरेपी को लेके जाता है, इंटरव्यू के क्वेश्चंस को धीरे धीरे जो है वो कंस्ट्रक्ट करता है, और वो प्रॉपर प्रॉब्लम को सामने लाता है और उससे बात करता है इसके बारे में अपने क्लाइंट से। नेक्स्ट इज ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपी। ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपी मीन्स, ह्यूमनिस्टिक मीन्स ह्यूमंस, एग्जिस्टेंस मीन्स हमारा अस्तित्व, हम क्यों हैं, किस लिए हैं, इस धरती पर हम क्यों आए हैं, हमारा क्या, हमारे रिलेशनशिप में हमारा क्या एग्जिस्टेंस है, मेरी क्या वैल्यू है, ह्यूमन अप्रोच क्या है मेरी, दैट इज नोन एज ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंस थेरेपी।
द मेन कॉज ऑफ द साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस इज फीलिंग ऑफ लोनलीनेस। मेनली इसमें ये माना जाता है कि मेन कॉज साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस का है लोनलीनेस, अकेलापन, बिल्कुल अलग रहना, कट के रहना लोगों से, ये पसंद आना कि कोई मुझे पसंद नहीं करता, कोई मुझसे रिलेशन नहीं रखना आता। एलियनेशन मीन्स अपने आप को सबसे अलग थलग मान लेना, दूसरे लोगों से कटा सा रहना। एंड इनएबिलिटी टू फाइंड मीनिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लाइफ। और ये सब क्या क्रिएट करता है कि आपके अंदर एक अयोग्यता आ जाती है, इनएबिलिटी क्रिएट होती है, और आपके अंदर एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लाइफ है वो नहीं समझ में आती है आपको। आप इरिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द लाइफ एंड इट्स एस्पेक्ट्स हो जाते हैं, आपको लगता है आपकी लाइफ जो है वर्थलेस है। द मेन फीचर्स ऑफ एग्जिस्टेंशियल थेरेपी आर एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। मेन फीचर्स ये हैं इसके। ह्यूमंस आर प्रोपेल्ड बाय नोशंस ऑफ पर्सनल ग्रोथ। जो भी ह्यूमंस हैं वो हमेशा उनके अंदर अपनी पर्सनल ग्रोथ का एक नोशन होता है, यानी पर्सनल ग्रोथ जो है वो उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और यही उनके जीवन को चलाने का एक जरिया होता है। हम पढ़ाई लिखाई क्यों करते हैं? ताकि हम अच्छा कैरियर बना सकें। हम अच्छा कैरियर क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम अच्छी जॉब करें, हमारे पास पैसा हो, हम अच्छा घर खरीदें, हम जो हमारे लग्जरी आइटम्स हैं वो खरीदें, हम अच्छी शादी करें, हमारी फैमिली जो वेल एंड प्रॉस्पिरस रहे, वो बड़े कंफर्ट में रहे, उनके हम सब कंफर्ट के सामान इकट्ठे कर सकें। ये क्या है? ये है हमारे नोशंस ऑफ पर्सनल ग्रोथ, कि हम क्या ग्रोथ कर रहे हैं। नेक्स्ट इज एंड अटेनिंग अ स्टेट ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। धीरे धीरे हम एक ऐसी स्टेज पे पहुंचते हैं जहां हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि हम क्या हैं, हमारी वर्थ क्या है, हमारी फैमिली के लिए हमारी क्या इंपॉर्टेंस है, हमारी खुद के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब चीजें हमारे अंदर क्रिएट होती हैं। ये हम प्रीवियस चैप्टर्स में ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हैं। विच इज डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ ह्यूमंस टू बिकम मोर इंटीग्रेटेड एंड अचीव अ स्टेट ऑफ बैलेंस इन लाइफ। इसकी वजह से क्या होता है, ये सब बातें जब आती हैं हमारे अंदर, जब हम पर्सनल अचीवमेंट, पर्सनल ग्रोथ की बात करते हैं और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे आते हैं, तो टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन टू बिकम मोर इंटीग्रेटेड, हम ज्यादा इंटीग्रेट हो जाते हैं। इंटीग्रेट मींस हमारी वैल्यू ज्यादा हो जाती है, हम दूसरों के साथ अपने रिलेशनशिप को ज्यादा बेटर समझ पाते हैं, हम अपनी ग्रोथ में और ज्यादा बेटर वो कर सकते हैं, और हमारी पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो ज्यादा क्रिएट होती है। हम दूसरों को जीने के अच्छे ढंग सिखा सकते हैं, हम उनको पॉजिटिव थिंकिंग दे सकते हैं, उनको भी अपने साथ साथ अपग्रेड कर सकते हैं। एंड अचीव ए स्टेट ऑफ बैलेंस इन लाइफ, और धीरे धीरे हम हार्मनी ऑफ लाइफ, बैलेंस ऑफ लाइफ की तरफ आ जाते हैं अगर ये सब बातें हो तो। ये हमारा मेन इसका बेस है इस थ्योरी का। फ्री इमोशनल एक्सप्रेशन इज प्री रिक्वेस्टिव फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, बट इट इज कर्व्ड by the society as complete emotional expression releases negative emotions like anger, sadness, etc. फ्री इमोशनल एक्सप्रेशन, बिल्कुल खुले तौर पे अपने जितने भी इमोशंस हैं उनको एक्सप्रेस कर दो, खुल के बता दो सब कुछ। ये बहुत जरूरी है, ये प्री रिक्वेस्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में। अगर मैं चाहता हूं कि मैं अपनी वर्थ समझूं, मैं क्या हूं, क्यों हूं, किस लिए हूं, मेरा दूसरों से क्या रिलेशनशिप है, इसके लिए जरूरी है कि मैं फ्री होकर अपने इमोशंस को बिल्कुल एक्सप्रेस कर सकूं। लेकिन ये एक बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारी सोसाइटी में अगर कंप्लीट इमोशनल एक्सप्रेशन होगा, रिलीज हो जाएगा, तो उससे नेगेटिव इमोशंस क्रिएट होंगे, यानी एंगर, सैडनेस, ऐसी चीजें भी क्रिएट हो जाएंगी। हमारा अगर हम सब कुछ सबके सामने अपनी जितनी भी हमारे मन में बातें हैं, जो भी हमारे मोटिव्स हैं, या हमारे बीच में जो नेगेटिव थॉट चल रही है, हम खुल के नहीं बता सकते, क्योंकि उसकी वजह से खुद हमें भी सैडनेस हो सकती है, एंगर क्रिएट हो सकता है, दूसरे लोग हमसे नाराज हो सकते हैं। इन ह्यूमनिस्टिक थेरेपी ए नॉन जजमेंटल एंड प्रिमिसिव एटमॉस्फेयर इज गिवन टू द क्लाइंट। इस थेरेपी के अंदर, ह्यूमनिस्टिक थेरेपी के अंदर एक नॉन जजमेंटल, यानी यहां पर जो क्लाइंट के साथ जो भी थेरेपिस्ट बैठा हुआ है वो जजमेंट नहीं करेगा किसी भी चीज का, वो नॉन जजमेंटल तरीके से उसकी बातों को सुनेगा, उसमें हाँ हूं ना नू करेगा, साथ साथ कोई अपना जजमेंट नहीं देगा उसको कि उसने कहा कि मैं जो है अपना पैसा जो है वो बहुत ज़्यादा जोड़ता हूँ और मैं फालतू खर्चे नहीं करता हूँ। यहाँ वो जजमेंट नहीं देगा, नहीं आपको अपनी फैमिली पे खर्च करना चाहिए तो गलत है। जजमेंटल नहीं होना है उसको, थेरेपिस्ट को नॉन जजमेंटल तरीके से बड़ा ही परमिसिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगा वो, जहाँ वो उसको खुला बिल्कुल छोड़ देगा कि वो अपने इमोशंस को फ्रीली एक्सप्रेस कर सके उस थेरेपिस्ट के सामने। is given to the client where the client completely expresses his or emotions, वो अपने इमोशंस को दे देता है। In this therapy the therapist is mere a facilitator and success mainly depends upon the client। यहां पर जो थेरेपिस्ट है वो सिर्फ फैसिलिटेटर है, वो फैसिलिटी दे रहा है उसको, वो उसको प्रोवोक नहीं कर रहा, वो उसको इजी कर रहा है कि वो खुल करके अपने इमोशंस को सामने लाए। यहां पर मेन अपनी खुद का इलाज कौन कर रहा है? यहां पर क्लाइंट। और मेनली जो सक्सेस है वो किस पे डिपेंड करती है? क्लाइंट पे, कि वो कितना खुल करके अपने इमोशंस को थेरेपिस्ट के सामने खोल देता है। Existential therapy was proposed by a famous psychiatrist and neurologist Viktor Frankl। विक्टर फ्रैंकल ने थ्योरी दी थी, जो कि एक फेमस साइकेट्रिस्ट हैं और न्यूरोलॉजिस्ट हैं। एंड दिस थेरेपी इज आल्सो नोन एज लोगोथेरेपी, इसे हम लोगोथेरेपी के नाम से भी जानते हैं। द मेन मोटिव ऑफ द थेरेपिस्ट इज टू हेल्प द क्लाइंट फाइंड मीनिंग एंड पर्पस इन हिज लाइफ। सबसे पहले तो उसका ये पर्पस होता है कि वो अपने क्लाइंट को समझा सके कि उसकी लाइफ का वर्थ क्या है,
उसकी अपनी जिंदगी उसके लिए क्या मायने रखती है, उसकी लाइफ का पर्पस क्या है, वो क्यों है, किस लिए है, कैसे है, यानी उसको अपनी खुद की वैल्यूएशन कराना सिखाता है। वो थेरेपिस्ट उसको उसकी वैल्यू उसकी आंखों के सामने लाता है कि ये तुम्हारी वैल्यू है, ताकि वो अपने आप को खुद को अपने आप को जो है वो क्या कर सके, लाइफ इरिस्पेक्टिव ऑफ लाइफ सर्कमस्टांसेस एंड दिस, भले ही उसके सर्कमस्टांसेस कुछ भी हो, सारे हो सकता है उसको जॉब से निकाल दिया गया, हो सकता है उसको घर वाले पसंद नहीं करते, हो सकता है फाइनेंशियली वो ब्रेक डाउन पे चला गया है, उसके बावजूद भी वो उसको समझाता है कि यू आर वर्थ लिविंग, आपका जिंदा रहना जरूरी है। अगर जॉब चली गई तो दूसरी मिल जाएगी, पैसा आज नहीं है तो कल आ जाएगा, सभी के पास उतार चढ़ाव होते हैं, सबके जीवन में पैसा आता जाता रहता है, ऐसी चीजों को उसको समझाता है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग, जो जिंदगी का अर्थ उसको समझाता है, जीवन की वैल्यू समझाता है उसको, लाइफ की एक्चुअल पर्सपेक्टिव उसको समझाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग। नेक्स्ट इज क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी। दिस थेरेपी वाज गिवन बाय कार्ल रोजर्स। कार्ल रोजर्स ने दिया था, जहां पर कि क्लाइंट के ऊपर सेंटर किया जाता है। द मेन फोकस इज टू प्रोवाइड ए वार्म रिलेशनशिप सो दैट द क्लाइंट कैन रिकनेक्ट एंड अंडरस्टैंड हिज हर डिसइंटीग्रेटेड फीलिंग्स। यहां पर मेन फोकस जो है वो दिया जाता है वार्म रिलेशनशिप के ऊपर। वार्म रिलेशनशिप मींस एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप, खुला रिलेशनशिप, ऐसा रिलेशनशिप कि फ्रेंडली हो जाए, वो अपने आप को कंफर्टेबल फील करे थेरेपिस्ट के साथ, और थेरेपिस्ट के सामने वो खुल करके, सो दैट द क्लाइंट कैन रिकनेक्ट एंड अंडरस्टैंड, वो रिकनेक्ट कर सके उससे जो उसकी डिसइंटीग्रेटेड फीलिंग्स है, जो उसकी ऐसी फीलिंग जिन्होंने उसको तोड़ दिया है, जिन्होंने उसको डिप्रेशन में ला दिया, या जिसकी वजह से वो डिस्ट्रेस में चला गया, उन फीलिंग से वो बाहर निकल सके और रिकनेक्ट कर सके अपने आप को, और समझ सके, और थेरेपिस्ट को भी समझा सके कि उसकी प्रॉब्लम कहां पर है। इन क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, यहां पर हम क्लाइंट के ऊपर ही जोर देते हैं, उसी को सेंटर पे रखते हैं, उसी को फोकस रखते हैं और उसी को सब कुछ मान के चलते हैं। द थेरेपिस्ट प्रोवाइड्स अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। यहां पर भी अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड है, पूरी तरह से थेरेपिस्ट जो उसको पॉजिटिव मानता है, उसकी हर बात को कहता है हाँ सही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आप जो कह रहे हो वही सही है, आपका सोचने का तरीका सही है। यहां अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड होता है, विच मींस टोटल एक्सेप्टेंस ऑफ व्हाट द क्लाइंट एक्चुअली इज। जो भी है क्लाइंट, वो अगर मान लो वो बहुत ज्यादा एल्कोहलिस्ट है, बहुत ज्यादा दारू पीता है, बहुत ज्यादा स्मोकिंग करता है, उसका बहुत ही नेगेटिव बिहेवियर, वो उसको फिर भी कहता है कि कोई बात नहीं, ये सर्कमस्टांसेस की वजह से होता है, आप जो कर रहे हो वो ठीक है। फिर वो उसको समझाता है कि ये ठीक दूसरों के लिए नुकसान हो सकता है। What the client actually is empathy, which means अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट्स प्रॉब्लम फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव। एक तो होता है सिंपैथी, सिंपैथी होता है किसी के ऊपर दया दिखाना है, एम्पैथी होता है अपने आप को क्लाइंट की जैसा रख करके, ये समझ करके कि उसके सर्कमस्टांसेस क्या हैं जिनकी वजह से वो जो है इस प्रॉब्लम में आ पाया, और उसके पर्सपेक्टिव को, उसके व्यू को ढंग से समझता है थेरेपिस्ट की, इस समय मेरे क्लाइंट का क्या व्यू है, अगर वो बहुत ज्यादा एल्कोहलिस्ट है तो क्यों है, किस वजह से वो इतना एल्कोहलिज्म कर रहा है, एंड दैट हेल्प्स क्लाइंट फील सिक्योर। अब जो वो अपने आप को, खुद को वो क्लाइंट के शूज में डाल देता है, तो क्लाइंट को कंफर्टेबल लगता है और वो थेरेपिस्ट के साथ ज्यादा वार्म रिलेशनशिप में आता है, अपनी प्रॉब्लम को खुल के बताता है। बायोमेडिकल थेरेपी, इन सम केसेस मेडिसिन आर यूज टू ट्रीट मेंटल डिसऑर्डर्स। यहां पर हम मेडिसिन का यूज करते हैं, एंड दीज मेडिसिन कैन बी गिवन बाय प्रोफेशनल डॉक्टर्स। ये प्रोफेशनल डॉक्टर्स दे सकते हैं, जिनको हम साइकेट्रिस्ट कहते हैं। साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो सिर्फ सजेस्ट कर सकते हैं, जो तरीके बता सकते हैं, जो थेरेपी कर सकते हैं, लेकिन दवाइयां देने का काम जो है, मेडिसिन प्रेस्क्राइब करने का काम सिर्फ साइकेट्रिस्ट कर सकते हैं। की फीचर्स ऑफ द बायोमेडिकल थेरेपी आर गिवन बिलो। इसके की फीचर्स है बायोमेडिकल थेरेपी के, साइकेट्रिस्ट स्पेशलाइज इन अंडरस्टैंडिंग, डायग्नोसिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ द मेंटल डिसऑर्डर्स। ये मेनली जो ऐसे मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं जो थोड़े हमारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से ऊपर चले जाते हैं, ये उन्हीं के लिए क्या आता है। और ऐसे मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए साइकेट्रिस्ट को स्पेशलाइज होना पड़ता है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए एंड ट्रीटमेंट करने के लिए। इसके लिए उसका खुद का, साइकेट्रिस्ट का बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज यानी कि बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होना जरूरी है, पूरी नॉलेज होना जरूरी है। सीवियर मेंटल डिसऑर्डर्स लाइक शिजोफेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर, जो हम डिसऑर्डर वाले चैप्टर में रीड करेंगे, रिक्वायर एंटी साइकोटिक ड्रग्स। यहां पर एंटी साइकोटिक ड्रग्स जो वो दी जाती हैं इन वाले केसेस में, शिजोफेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर में। वेयर एज डिसऑर्डर्स लाइक जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर और डिप्रेशन रिक्वायर माइल्ड ड्रग्स। जबकि जो जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर है ये कम लेवल के हैं, मैंने कहा ना कुछ का कम लेवल है, कुछ का हाई लेवल है। कम लेवल वाले केसेस में, डिप्रेशन वगैरह में, हम माइल्ड ड्रग्स देते हैं जो एंटी डिप्रेसेंट होती है, कम लेवल पे देते हैं। मेडिसिन शुड बी गिवन अंडर प्रॉपर मेडिकल सुपरविजन। यहां पर पूरा मेडिकल सुपरविजन होना चाहिए, पूरे क्लाइंट की पूरी मेडिकल हिस्ट्री होनी चाहिए। ये नहीं कि उसको आपने एंटी डिप्रेसेंट दवाई हाई दे दी और उसको कुछ हार्ट की प्रॉब्लम है तो ये उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ये देखा जाता है कोई किडनी वगैरह की प्रॉब्लम तो नहीं है उसको, या कुछ और नहीं है। ये सब डायग्नोस करने के बाद मेडिसिन दी जाती हैं। एज मेडिसिन कैन कॉज साइड इफेक्ट्स एट टाइम्स, क्योंकि उनके साइड इफेक्ट भी होते हैं।
electroconvulsive therapy, ECT, is another form of biomedical therapy where electric shock is given via electrodes. यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स के जरिए इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। जैसे ऐसा नहीं होता है, ऐसा मूवीज में दिखाया जाता है ये दो बड़े बड़े लगाते हैं हिल रहा है, ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर बहुत माइल्ड शॉक्स दिए जाते हैं, जस्ट कि उसका जो न्यूरॉन्स जो वर्क नहीं कर रहे हैं, उसके जो ब्रेन तक जाने के लिए उसके न्यूरॉन्स वर्क नहीं कर रहे, क्योंकि न्यूरॉन्स हमें पता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स पे वर्क करते हैं। उनके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को इंप्रूव करने के लिए माइल्ड इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जाते हैं, जिससे कि ब्रेन के अंदर दिया जाता है टू द ब्रेन ऑफ द पेशेंट टू इंड्यूस कन्वोल्यूशन। कन्वोल्यूशन मींस उसके न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करने के लिए, उन सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए जो समहाउ इनएक्टिव हो गए हैं, उनको एक्टिवेट करने के लिए माइल्ड इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जाते हैं। ईसीटी इज नॉट रूटीन ट्रीटमेंट, ये रूटीन ट्रीटमेंट नहीं है। वैसे इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है, उसका यूज़ बहुत कम हो गया आजकल, एंड इज गिवन ओनली व्हेन ड्रग्स आर नॉट इफेक्टिव। जब ड्रग्स बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं रहते तब इसका यूज़ किया जाता है इन कंट्रोलिंग द सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट। जब सिम्टम्स बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक हो रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं हॉस्टाइल हो रहा है, बहुत ज़्यादा आक्रामक हो रहा है, उस केस में इनका यूज़ किया जाता है। तब तक यूज़ नहीं किया जाता है जब तक और थेरेपिस्ट से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग इन टू हीलिंग साइकोथेरेपी। क्या क्या फैक्टर्स हैं जिससे हीलिंग आसानी से हो पाती है? हीलिंग के लिए क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है? जल्दी उसका ठीक होना किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है? द टेक्निक अडॉप्टेड बाय द थेरेपिस्ट एंड इट्स एग्जीक्यूशन इज अ मेजर फैक्टर दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू हीलिंग इन साइकोथेरेपी। कौन सी टेक्निक थेरेपिस्ट ने ली है? जो भी हमने टेक्निक्स की बात किया उनमें से उसने कौन सी टेक्निक को लिया है और उसका एग्जीक्यूशन कैसे किया, उसको अप्लाई कैसे किया उसने, और उसका क्या रिजल्ट आ रहा है, यानी क्लाइंट के ऊपर उसके कितने पॉजिटिव इफेक्ट आ रहे हैं। ये मेजर फैक्टर होता है जिससे कि हीलिंग ऑफ साइकोथेरेपी जो हो पाती है। दो बातें इंपॉर्टेंट है कि उसने क्या टेक्निक लिया और उसको एग्जीक्यूट कैसे कर रहा है, उसको अप्लाई कैसे कर रहा है। फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू हीलिंग साइकोथेरेपी आर गिवन बिलो। ये फैक्टर्स हैं। द थेरेप्यूटिक अलायंस बिटवीन द थेरेपिस्ट एंड द क्लाइंट इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। क्लाइंट और उसके बीच में वो जो हमने कहा था ना फ्री एसोसिएशन, उनका आपस में जुड़ा रहना, उनका एक वार्म रिलेशनशिप, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो रिलेशनशिप कितना स्ट्रांग है, यानी कितना क्लाइंट जो है वो कितना रिलाय कर पा रहा है, कितना विश्वास कर पा रहा है, और थेरेपिस्ट कितना ट्रस्ट जो है उसका जीत पाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यही इंपॉर्टेंट है, एज द हीलिंग ऑफ द क्लाइंट डिपेंड्स ऑन वार्मथ एंड एम्पैथी। क्योंकि मेनली किस बात पे डिपेंड करता है, क्लाइंट कब खुल के अपनी प्रॉब्लम को सामने लाएगा या थेरेपिस्ट की बात को पूरी तरह से मानेगा, जब उनके रिलेशनशिप में वार्मथ है और थेरेपिस्ट उसके लिए सिंपैथी नहीं एम्पैथी रखता है। तब इन दैट केस जो है थेरेपिस्ट अपने पर्पस में सक्सेसफुल हो पाएगा। सॉरी, और जो पेशेंट है, जो क्लाइंट है, मैंने कहा था पेशेंट वर्ड हम कम यूज करते हैं, जो क्लाइंट है वो आसानी से जो है वो अपनी प्रॉब्लम को खुल के थेरेपिस्ट को बताएगा और थेरेपिस्ट का सॉल्यूशन जो है वो अपने क्लाइंट से अप्लाई करवा पाएगा। द प्रोसेस ऑफ कंप्लीट इमोशनल एक्सप्रेशन विच इज कॉल्ड कैथारसिस इज इंपॉर्टेंट फॉर हीलिंग। ये जो हमारा प्रोसेस है कंप्लीट इमोशनल एक्सप्रेशन की, पूरी तरह से वो इमोशनली अपने आप को एक्सप्रेस कर दे अब क्लाइंट जो है थेरेपिस्ट के सामने, ये जो पूरी तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करने का प्रोसेस है उसको बोलते हैं कैथारसिस। और ये हीलिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। सम नॉन स्पेसिफिक फैक्टर्स, कभी कभी ऐसा भी होता है जो हमने स्पेसिफिक फैक्टर्स की बात की है, कभी कभी हम नॉन स्पेसिफिक फैक्टर्स को भी अपने कंसिडरेशन में ले लेते हैं। नॉन स्पेसिफिक फैक्टर्स है ऐसे पेशेंट वेरिएबल लाइक मोटिवेशन फॉर चेंज, पेशेंट वेरिएबल्स लाइक मोटिवेशन फॉर चेंज। हम उसको पेशेंट की लाइक जो भी वेरिएबली लाइक करता है, यानी कि उसके अंदर कुछ कोई चीज़ उसको पसंद हो सकती है, कोई नापसंद हो सकती है, हम उसकी पसंद की चीज़ उसके सामने करते हैं या उसको खिलाने पिलाने की कोशिश करते हैं, नापसंद की चीज़ों को उसके आगे से हटा देते हैं। ये इंपॉर्टेंट है मोटिवेशन के लिए उसके। द एक्सपेक्टेशन ऑफ इंप्रूवमेंट ड्यू टू थेरेपी, और इसके अलावा कितना एक्सपेक्टेशन है उसका कि वो कितना एक्सपेक्ट करता है कि वो थेरेपी उसको उसके ऊपर वर्क कर सकती है, थेरेपिस्ट को कितने परसेंट लगता है कि ये थेरेपी सक्सेसफुल हो पाएगी। एंड थेरेपिस्ट वेरिएबल लाइक, और इसके अलावा थेरेपिस्ट के वेरिएबल है तो पेशेंट के वेरिएबल है कि कितना वो मोटिवेटेड है चेंज के लिए, कितना उसको एक्सपेक्टेशन है इंप्रूवमेंट की, यानी कितना वो पॉजिटिव है कि उसकी हीलिंग हो पाएगी। ऐसे थेरेपिस्ट के भी वेरिएबल्स हैं। थेरेपिस्ट के अंदर क्या क्या होना चाहिए? वार्मथ, सबसे इंपॉर्टेंट कि वार्मथ होना चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए, पॉजिटिव नेचर होना चाहिए, और वो बिल्कुल पूरी तरह से जिसको कहते हैं निष्पक्ष होना चाहिए। उसको कोई फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए, यानी उसको ये ना हो कि वो अपने क्लाइंट को किसी बात के लिए फेवर करे या किसी बात के लिए उसको क्रिटिसाइज करे। नो, वो पूरी तरह से उसको एक तरह से पूरी तरह से निष्पक्ष होकर के क्लाइंट की हर बात को मानना समझना होता है। एथिक्स इन साइकोथेरेपी,
जस्ट लाइक एवरी जॉब रोल, हर एक जॉब में कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ उसके बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो लिखे नहीं होते लेकिन हमें पता होता है कि ये करना है। जैसे हम टीचर हैं तो हमारा है कि हम बच्चों को गाइड करना है, उनको अच्छा पढ़ाना है, उनको पेपर्स के लिए प्रिपेयर करना है, साथ ही साथ हमने उनको मोटिवेट भी करना है, उनके कैरियर को भी करना है। ये हमारी एथिक्स है। तो इसमें भी कुछ एथिक्स होते हैं। इसमें साइकोथेरेपी आल्सो हैज सम एथिक्स टू बी फॉलोड बाय एवरी इंडिविजुअल। सभी को इसको फॉलो करना होता है, क्लाइंट्स को भी और थेरेपिस्ट को भी। एथिकल स्टैंडर्ड्स that need to be adhered by the psychologist are mentioned below। साइकोलॉजिस्ट क्या क्या करते हैं? इन्फॉर्म्ड कंसेंट नीड्स टू बी टेकन। शुरू में बात की थी मैंने आपके, जब ये कभी कोई थेरेपी शुरू होती है साइकोथेरेपी, तो उससे पहले उसको उसकी कंसेंट लेनी जरूरी है क्लाइंट की, कि पहले वो रजामंदी दे अपनी कि हाँ मैं इस थेरेपी के लिए तैयार हूँ, मैं इस थेरेपी के प्लस माइनस जानता हूँ, इसके कॉन्सिक्वेंसेज मुझे समझ में आ रहे हैं और ये मेरे बेनिफिशियल के लिए मेरा थेरेपिस्ट मेरे साथ कर रहा है। तो अगर कोई पॉजिटिव नेगेटिव बात मेरा थेरेपिस्ट मुझसे करता है या कहता है या किसी बात को वो करता है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि उसके लिए उसको पहले से इन्फॉर्म किया जाए और उसकी रजामंदी ली जाए क्लाइंट की। रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी। इसके अलावा जो ह्यूमन राइट्स होते हैं और डिग्निटी ऑफ द क्लाइंट है, उसका पूरा पूरा सम्मान करना जरूरी है। ये नहीं कि थेरेपिस्ट को गाली गलौज करने लग जाए या उसको उल्टा सीधा बोलने लग जाए या उसको एक्सप्लॉइट करने लग जाए इमोशनली या किसी भी तरह से, और उसके ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट करे। यानी कि ऐसा ना हो कि वो उसको कुछ ऐसी बातें कह दे जो ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द क्लाइंट्स प्रॉब्लम मस्ट बी मेंटेन्ड। शुरू में कहा था मैंने आपको, कॉन्फिडेंशियलिटी होना जरूरी है, बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। क्लाइंट ने जो जो कुछ बताया है थेरेपिस्ट को, जब तक अनलेस एंड अनटिल नीडेड क्या हो सकता है उसकी फैमिली को बताना जरूरी हो। हस्बैंड वाइफ की कोई प्रॉब्लम है तो वाइफ को हो सकता है बताना जरूरी हो। ये शुरू में ये इन्फॉर्म्ड कंसेंट के अंदर पहले से उसको बताया जाएगा। अगर क्लाइंट कहता है नहीं किसी को नहीं बताना, तो कॉन्फिडेंशियलिटी जो है क्लाइंट की प्रॉब्लम की, वो सबसे ज्यादा जरूरी है, उसको मेंटेन करना जरूरी है। प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड स्किल्स आर मस्ट। इसके अलावा जो भी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट है उसका प्रोफेशनली कंपिटेंट होना जरूरी है, यानी प्रोफेशनली 100% उसको अच्छी डिग्री होनी चाहिए उसके पास, अच्छी उसके पास ट्रेनिंग होनी चाहिए, अच्छा खुद का उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ताकि वो उस पेशेंट के ऊपर ढंग से काम कर पाए। स्किल्स एंड मस्ट एलिवेटिंग द पर्सनल डिस्ट्रेस ऑफ द क्लाइंट मस्ट बी द गोल ऑफ द थेरेपी। थेरेपी का मेन गोल यह है कि किसी भी तरह से जो पर्सनल डिस्टेंस है उसको एलिवेटिंग करना चाहिए, यानी कि उसको किस तरह से उसके डिस्ट्रेस को कम करते 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 खत्म करना जो मेन गोल होना चाहिए हर एक थेरेपिस्ट का। द इंटीग्रिटी ऑफ द प्रैक्टिशनर क्लाइंट रिलेशनशिप मस्ट बी देयर। और जो प्रैक्टिशनर की और क्लाइंट की, यानी थेरेपिस्ट की और जो क्लाइंट की एक इंटर रिलेशनशिप है, जो उनकी रिलेशन है, उसका पूरा सम्मान होना चाहिए। उसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि थेरेपिस्ट जो है वो किसी बात के लिए उसको एक्सप्लॉइट करे, मेंटली फिजिकली किसी भी तरह से हो सकता है, या उसकी किसी बात के लिए उसको ब्लैकमेल करने लग जाए या उसके ऊपर कोई प्रेशर क्रिएट करे इमोशनल या समथिंग। ये नहीं होना चाहिए। उनके रिलेशनशिप की डिग्निटी बनी रहनी चाहिए हर एक में। ये एक थेरेपिस्ट के लिए एथिक्स हैं, उसके साइकोथेरेपी के मेन एथिक्स जो है। नेक्स्ट इज अल्टरनेटिव थेरेपिस्ट। अब अल्टरनेटिव थेरेपिस्ट क्या क्या है? दे आर मेनली कैटेगराइज अंडर टू हेड्स, योगा एंड मेडिटेशन, जिनके बारे में हम पिछली वीडियोस के अंदर बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि योगा और मेडिटेशन क्या है। अल्टरनेटिव थेरेपीज एज वेल एज विच आर एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। योगा हैज गेन्ड इमेंस इंपॉर्टेंस इन लास्ट 25 ईयर्स। पिछले 25 सालों में योगा ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस लिया, लोग योगा की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं अपनी डिस्ट्रेस को कम करने के लिए, अपनी टेंशन्स को कम करने के लिए, और अपने आप को कूल एंड काम करने के लिए, अपनी डे टू डे लाइफ की टेंशन्स को खत्म करने के लिए लोग योगा को बहुत अपना रहे हैं। यू नो वेरी वेल, आप भी अपने घरों में देखते होगे, आसपास देखते होगे। एंड इट इंक्लूड्स इधर प्रैक्टिस ऑफ आसनास और ब्रीथिंग प्रैक्टिस और बोथ। इसमें ब्रीथिंग प्रैक्टिस होती है प्राणायाम वगैरह की, ऐसी वाली प्रैक्टिसेस, या योगा के आसन जो किए जाते हैं, या दोनों को इकट्ठा भी किया जा सकता है। द टू मोस्ट पॉपुलर योगा टेक्निक्स आर सुदर्शन क्रिया योगा एंड कुंडलिनी योगा। इनके बारे में आपको डिटेल आप अगर लेना चाहो तो ले सकते हो। ये अलग अलग तरह के योगा, सुदर्शन क्रिया योगा और कुंडलिनी वगैरह योगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े हायर लेवल, लेकिन ब्रीथिंग से शुरू होता है मेनली। मेडिटेशन और ब्रीथिंग और मेडिटेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है, प्राणायाम वगैरह से स्टार्ट करना चाहिए। सुदर्शन क्रिया योगा इज बेनिफिशियल, ये बहुत बेनिफिशियल है, लो कॉस्ट ट्रीटमेंट है स्ट्रेस के लिए, एंग्जाइटी के लिए, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, किसी इवेंट की वजह से आपको बहुत ज़्यादा ट्रॉमा हो गया है, उससे बचने के लिए, उसके पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस से बचने के लिए, डिसऑर्डर से बचने के लिए रिसर्च कंडक्टेड एट द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ। इसमें जो रिसर्च की गई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ पे और न्यूरो साइंस के ऊपर, ये पूरा इंस्टीट्यूट का नाम है, इंडिया हैज अराइव्ड एट द कंक्लूजन दैट सुदर्शन क्रिया योगा एनहेंसेस मूड। इसकी वजह से इस रिसर्च ये कहती है कि ये सुदर्शन योगा क्रिया योगा जो है वो हमारे मूड को एनहेंस करती है, अच्छा करती है, वेलबींग, हमें वेलबींग करती है, यानी हमें बेटर हेल्थ, मेंटल और फिजिकल हेल्थ देती है, एंड मेंटल स्टेट ऑफ माइंड,
और हमारी स्टेट ऑफ माइंड, मेंटल स्टेट को इंप्रूव करती है, बेटर करती है, बैलेंस करती है। कुंडलिनी योगा इज कंसीडर्ड टू बी इफेक्टिव इन ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, और मेंटल डिसऑर्डर्स को ठीक करने में कुंडलिनी योगा जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही है और इसके हमारे पास पॉजिटिव रिजल्ट्स रहे हैं। Institute of Non-Linear Sciences, University of California, San Diego, USA has found that Kundalini Yoga to be an effective treatment of OCD. OCD आप पढ़ चुके हो, OCD की जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो भी इससे की जा सकती है। ये इन्होंने इस वाले इंस्टीट्यूट ने फाइनली जो है कहा है कि इसमें ट्रीटमेंट में इसका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट रहता है। कुंडलिनी योगा इंक्लूड्स प्राणायाम एंड चैंटिंग ऑफ मंत्रास। यहाँ पे हम प्राणायाम करते हैं और चैंटिंग ऑफ मंत्रास, ओम और ऐसी चीज़ों का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, अंदर से साउंड्स को निकालते हैं, बाहर करते हैं। मेडिटेशन इज सेट ऑफ टेक्निक्स दैट हेल्प्स इन एनहेंसिंग फोकस। मेडिटेशन के बारे में हम बहुत बार बात कर चुके हैं, इसके ऊपर कहीं भी टॉपिक आ सकता है, 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है ये। मेडिटेशन टेक्निक से हम अपने फोकस को बढ़ाते हैं, अटेंशन को बढ़ाते हैं, हमारा अटेंशन पीरियड बढ़ता है, अटेंशन मोर फोकस मोर डेप्थ में जाती है। एंड अल्टरिंग द स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, हमारी जो कॉन्शियसनेस की स्टेटस को अल्टर करते हैं, यानी हम अपने अनकॉन्शियस माइंड में जाकर के उसके अंदर जो गलत चीज़ें हैं, जो हमारा माल एडेप्टिव बिहेवियर्स हैं, उनको खत्म करते हैं, माल एडेप्टिव थॉट्स को खत्म करते हैं और उसकी जगह पर पॉजिटिव थॉट्स को हम ला सकते हैं वाया मेडिटेशन। हम कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के डिफरेंस को समझ सकते हैं बाय फोकसिंग ऑन इनर सेल्फ। हमें यहाँ पर अपने अंदर, खुद के अंदर ध्यान लगाना होता है, यानी कि हमें अपने अवचेतन मन पे ध्यान लगाना होता है, जिसको हम कहते हैं आत्मा पे ध्यान लगाओ या इनर सेल्फ पे ध्यान लगाओ, ऐसा समथिंग लाइक दैट। माइंडफुलनेस मेडिटेशन हेल्प्स इन इंप्रूविंग, अगर माइंडफुलनेस बहुत सही तरीके से सोच समझ करके और तरीके से टेक्निक से किया गया मेडिटेशन जो होता है, हेल्प्स इन इंप्रूविंग फोकस, इससे हमारा फोकस इंप्रूव होता है। ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। प्रॉपर प्रोसेसिंग ऑफ स्टिमुली, और प्रॉपर प्रोसेसिंग ऑफ स्टिमुली यानी कि जिनकी वजह से हमारे अंदर प्रोवोकिंग बिहेवियर, हमारा जो माल एडेप्टिव बिहेवियर के लिए प्रोवोकिंग फैक्टर्स हैं, उनको कंट्रोल किया जा सकता है थ्रू मेडिटेशन। नेक्स्ट इज रिहेबिलिटेशन ऑफ मेंटली इल। जब मेंटली इल जो लोग होते हैं वो अगर जब उनके मेंटल इल वाले जो सिम्टम्स है खत्म हो जाते हैं, तो उनको दोबारा समाज के अंदर वापस फिट करना और उनको उस कॉन्सेप्ट के अंदर फिट करना जहां उनका रिहेबिलिटेशन किया जा रहा है, इसे कहते हैं रिहेबिलिटेशन ऑफ मेंटली इल। ट्रीटमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैव 2 कंपोनेंट। पहला रिडक्शन ऑफ सिम्टम्स, पहले तो सिम्टम्स कम हो जाएं और खत्म हो जाएं। इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ, और धीरे धीरे उसकी पेशेंट की या क्लाइंट की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इंप्रूव करे, जिसकी वजह से वो डिस्ट्रेस में और परेशानियों में था। Above mentioned points are applicable in mild problems like generalized anxiety disorder GAD। ये जो हमने बात की है रिडक्शन ऑफ सिम्टम्स और इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये जो हमारी माइल्ड प्रॉब्लम्स हैं उनमें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जैसे कि जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर। बट इन केस ऑफ सीवियर डिसऑर्डर, लेकिन अगर कोई सीवियर डिसऑर्डर है, हमारे कंट्रोल में ही नहीं है वो पेशेंट, दूसरों के लिए हार्मफुल हो रहा है, दूसरों के ऊपर हॉस्टाइल हो रहा है, उनके लिए डेंजरस हो गया, जैसे शिजोफेनिया, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल। तब ये एप्लीकेबल नहीं हो पाते, तब हमें उनको कहीं रख करके उनका ट्रीटमेंट करना पड़ता है, अलग कहीं उनको लेके जाना पड़ता है, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ में रखना पड़ता है। रिहेबिलिटेशन इज प्रोपेल्ड बाय द पर्पस टू एम्पावर क्लाइंट्स टू बिकम प्रोडक्टिव मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। रिहेबिलिटेशन मीन्स उनको ले जा करके हम उनको प्रोपेल करते हैं, उनको मजबूर करते हैं, उनको प्रो करते हैं कि बाय द पर्पस टू एम्पावर क्लाइंट्स। यहाँ पर क्लाइंट को एम्पावर किया जाता है, उसकी बीमारी को खत्म करके उसको पॉजिटिव की तरफ लाया जाता है, टू बिकम प्रोडक्टिव मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, ताकि वो सोसाइटी जिससे हमने उसको अलग करके रखा था वो उस सोसाइटी का एक प्रोडक्टिव मेंबर दोबारा से बन सके। इन रिहेबिलिटेशन पेशेंट्स आर गिवन ऑक्यूपेशनल थेरेपी। यहाँ उनको ऑक्यूपेशनल थेरेपी दी जाती है, यानी उनको सिखाया जाता है कि कैसे वो जो है वर्किंग करेंगे, किस तरह से अपने कामों को वो कंट्रोल करेंगे, कौन सा वो काम कर सकते हैं जो फिट फॉर है उनके लिए उनको तैयार किया जाता है। साथ ही साथ सोशल स्किल्स ट्रेनिंग, उनको सोशल स्किल्स भी सिखाए जाते हैं कि सोसाइटी में उनको कैसे मूव करना है, कैसे बातचीत करनी है, लोगों के सामने कैसा बिहेव करना है, सोशल स्किल्स सिखाए जाते हैं। वोकेशनल थेरेपी, और कामकाज करना सिखाया जाता है उनको कि कामकाज कैसे करेंगे, वो कौन सा काम कर सकते हैं। एंड कॉग्निटिव ट्रेनिंग, और ऑल टुगेदर जितनी भी ट्रेनिंग जो उसको बेसिक ट्रेनिंग लाइफ, अपनी लाइफ को जीने के लिए ज़रूरी है, अपनी सही ज़िंदगी, अपनी इक्विलिब्रियम इन लाइफ लाने के लिए ज़रूरी है, वो सब ट्रेनिंग उसको दी जाती हैं। दे आर डिस्क्राइब बिलो। ऑक्यूपेशनल थेरेपी, क्लाइंट्स आर टॉट वर्क थेरेपी, इनको काम करना सिखाया जाता है। एंड दे आर टॉट स्किल्स लाइक वीविंग, उनको बुनना, पेपर मेकिंग, कुछ भी ऐसे छोटे मोटे काम सिखाए जाते हैं ताकि वो अपने ब्रेन को इस तरफ यूज़ करें, और जो उनकी ये जो एक्सट्रीम डिसऑर्डर है इसको हम प्रोडक्टिव की तरफ लगा सकें, उसका जो डिसऑर्डर है उसको रिड्यूस करके उसके ब्रेन जो कैपेबिलिटी है, उसके पोटेंशियल्स को किसी वर्किंग की तरफ ले जाए, जिससे वो अर्निंग भी कर सके और अपनी लाइफ में जाकर सेटल हो सके वापस। सोशल स्किल ट्रेनिंग, क्लाइंट्स आर टॉट इंटरपर्सनल स्किल्स,
उनको इंटरपर्सनल स्किल यानी लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना है, दूसरों के साथ क्या उनकी रिलेशनशिप होनी चाहिए, ये सिखाया जाता है, जैसे एम्पैथी, कम्युनिकेशन स्किल्स, कोऑपरेशन एटसेट्रा। वोकेशनल थेरेपी में उनको एम्प्लॉयबिलिटी सिखाई जाती है कि किस काम में वो एम्प्लॉय हो सकते हैं। जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी में उन्होंने सीखा है वही उनको एम्प्लॉयमेंट में डाला आता है, ताकि वो पैसा कमाएं, ताकि वो आगे जाकर के अपनी इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी ला सके, अपनी लाइफ को एक हार्मनी, एक बैलेंस, एक इक्विलिब्रियम पे ले जा सकें। इसको कहते हैं वोकेशनल थेरेपी। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स आर टॉट टू क्लाइंट्स इन वोकेशनल थेरेपी, और कॉग्निटिव ट्रेनिंग में पेशेंट्स आर टॉट कॉग्निटिव स्किल्स, डिसीजन मेकिंग कैसे करना है, मेमोरी कैसे शार्प करनी है, कैसे चीज़ों को याद रखना है, ये सब कॉग्निटिव थेरेपी है। यानी सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा उसको सिखाया जाता है, ताकि वो जब अपनी वापस सोसाइटी के अंदर जाए तो सोसाइटी का एक रिस्पेक्टफुल मेंबर बन सके, ऑनर्ड मेंबर बन सके, और एक यूजफुल फ्रूटफुल मेंबर बन सके उस सोसाइटी का। ये होता है हमारा इस थेरेपी का रिहेबिलिटेशन का मेन पर्पस। इसके साथ हमारा चैप्टर यहाँ खत्म हो जाता है। एक चैप्टर और रह गया जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देंगे, और उसके बाद हम एक लॉन्ग वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का हमने कलेक्शन ऑलरेडी कर लिया है। वो मैं जरूर रिकमेंड करूंगा आपको कि हमारी सारी वीडियोस देखने के बाद आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जरूर करें। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं, मैं कोई दावा नहीं करता, कोई फोड़ने फाड़ने का कोई वो नहीं करता आपको, और ये नहीं कहता कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं कहूंगा। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि हमने बहुत मेहनत के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं प्रीवियस ईयर्स में सेलेक्ट किए हैं, जिनका हमें लगता है कि ये पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप हमारे वो वाले वीडियो को अटेंड करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली उसमें से हम जो अपनी तरफ से एक प्रॉमिस करते हैं आपको कि 80 to 90% क्वेश्चंस जो हैं वो आपको क्लियरली दिखाई देंगे उसमें, और बाकी वही क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे 10 to 20% क्वेश्चंस को प्रॉपर अटेम्प्ट करने में, एंड दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू इन द कमिंग पेपर। थैंक यू सो मच। जय हिंद।